संस्कृत जनजीवन से कटी रही ऐसा भी मैं नहीं मानता, क्योंकि मुझे अनेक ऐसी कविताएं मिली जो कि गांव देहात के बारे में संस्कृत में लिखी गई हैं। ये तो प्रमाण से सिद्ध है कि हमने ज्योतिष की कुछ चीज़ें अरब की दुनिया से ली। जैसे रमल और ताजिक के दो सिद्धांत हमने अरब से लिए, उन पर संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए। लोक का अनुकीर्तन काव्य है। अनुकीर्तन से मेरा आशय यह है कि फिर से करता, रिटेलिंग है, फिर से कहता है, फिर से रचता है। ऋग्वेद में तो ये कहा गया कि सृष्टि के आदि में जब कुछ भी नहीं था, अंधकार की परतों में अंधकार लिपटा हुआ था, और जब कुछ भी नहीं था तब उसमें से एक काम उत्पन्न हुआ। स्त्री की तरफ से आने वाले विमर्श हैं, इनको भी महाश्वेता के वृत्तांत के द्वारा, कादम्बरी के वृत्तांत के द्वारा, मालती के वेदना के द्वारा भवभूति उठाते हैं। ये तो हमारे यहाँ भी माना गया कि पहले धर्म के साथ में अर्थ और काम की उपलब्धि करे और जीवन के उत्तरार्ध में जाकर के फिर मोक्ष की साधना करेगा। मैंने तो ऐसा चाहा नहीं कि मुझे संपादक के रूप में जाना जाए ज़्यादा, या मुझे विद्वान के रूप में ज़्यादा जाना जाए। अब ये संसार है, अब संसार में किस रूप में मुझे जाना जाता है इसका मैं क्या कर सकता हूँ। अब संस्कृत और हिंदी के बीच में एक पुल मैं बनाता हूँ, इस रूप में मुझे जाना जाता है। मैं इसको अपने लिए एक सौभाग्य मानता हूँ। लेकिन केवल यही मैंने किया हो ऐसा तो नहीं है। कुल मिलाकर के वो राम नहीं बोल रहे हैं, वो जो हजार हजार वानर खड़े हुए देख रहे हैं और राक्षस विभीषण के साथ के वो सब देख रहे हैं, और सीता चली आ रही हैं उनकी भीड़ के बीच से, तो वो पूरा समाज उनके मुंह से बोल रहा है। मैं एक स्त्री की दृष्टि से उस पूरी रामायण को नहीं देख सकता हूँ। मैं अपनी सीमाओं को तोड़ने का प्रयास कर सकता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका संगत में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके भीतर पूरी परंपरा ध्वनित होती है। संस्कृत की परंपरा हिंदी तक आती है और अंग्रेज़ी तक जाती है। एक ऐसे रचनाकार जिनके संस्कृत, हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा में 150 से ज़्यादा ग्रंथ प्रकाशित हैं, उससे ज़्यादा शोधालेख हैं। 4 भागों में नाट्यशास्त्र विश्वकोश है। हिंदी में उन्होंने उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी और लिखे नाटक। इसके अलावा नया साहित्य शास्त्र हम सब ने पढ़ रखा है। साहित्य शास्त्र का परिचय मुझ जैसे लोगों ने स्कूल में पढ़ा है और बहुत से लोगों ने बाद में उसे बुक फॉर्म में पढ़ा। एक पूरी परंपरा जिनके भीतर बसती है, उनका नाम है डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका संगत में। जी धन्यवाद। मतलब मैं परिचय देता जाऊं वो कम पड़ता जाएगा, किताबों के नाम मैं लेता जाऊं तो वो कम पड़ते जाएंगे। तो बहुत खुशी हो रही है कि मैंने जिन्हें स्कूल में पढ़ा है, मुझे याद है मैं स्कूल में था जब साहित्य शास्त्र का परिचय पढ़ाया जा रहा था, और उस समय नहीं पता था कि एक समय बाद मैं ऐसे आपके साथ बैठूंगा, मुलाकात होगी, क्योंकि उस समय हम नहीं जानते थे। स्कूल के बच्चे नहीं जानते हैं, वाकई में उनको नहीं पता होता है। खैर, इसके अलावा पिछले दिनों में वायवाह कहानी आपकी एक है, बहुत पुरानी आपकी संस्कृत में लिखी हुई थी, समकालीन भारतीय साहित्य में अनुवाद उसका, हिंदी अनुवाद छपा है। वायवाह कहानी पढ़ रहा था और वो संस्कृत में थी। अनुवाद मैंने उसका पढ़ा। फिर मैंने अपने मित्र से कहा जो संस्कृत में पीएचडी कर रहे हैं, मैंने कहा इस कहानी को ज़रा पढ़ के बताओ और एक बार अनुवाद देखते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो वो जो पूरा विश्वविद्यालय के भीतर का जो माहौल है जी, और जो कैसे दूषित होता चला गया, वो आपने लिखा। और संभवतः आप उस समय छात्र ही थे? नहीं, मैं अध्यापक हो चुका था। तो अध्यापक होते हुए उस वातावरण पर लिखना थोड़ा भय सा नहीं था? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। और मैंने और भी इस तरह की कहानियाँ लिखी हैं। एक सत्येन कुमार निकालते थे यहाँ से कहानियाँ, तो उसमें लंबी कहानी मेरी एक गोबर पर्व नाम से छपी थी और चर्चित भी हुई थी। वो तो उस समय मैं प्रोफेसर हो चुका था, बड़े पद पर था, और विश्वविद्यालय में क्या क्या हो रहा है, कैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग होती है, उसमें क्या क्या तमाशा, जैसे संसद में आजकल होता है, उसका छोटा सा रूप आप विश्वविद्यालय का सीनेट, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद, इनमें देख सकते हैं कैसे बोला जाता है। सबका चित्रण था। और बीच बीच में हमारा विश्वविद्यालय, उसकी खूबी यह थी कि पहाड़ियों पर है, छोटी जगह पर है, वहाँ गायें खूब घूमती हैं। गोबर, ये आप सागर की बात कर रहे हैं? सागर विश्वविद्यालय की। तो गोबर पर्व नाम उसका मैंने इसीलिए रखा था। और वो एक अलग शैली में लिखी गई थी। मैंने कभी स्कूल में 6ठी 7वीं क्लास में चंद्रकांता, संतति, भूतनाथ ये सब पढ़े थे।
तो एक ख़ास शैली उसमें है कि वो पाठकों को एड्रेस करते हैं बीच बीच में, कि हम अपने पाठकों को ज़्यादा तरद्दुद में न डालकर यहीं ये बता देना चाहते हैं कि ये जिस शख्स को आप यहाँ देख रहे हैं ये नकाब वाला, ये भूतनाथ है और इत्यादि। तो ऐसे में उसमें बीच बीच में पाठकों को एड्रेस करता हूँ और इस तरह की अलग, तो चर्चित हुई थी उस समय। अच्छा, ये आपका पहला संग्रह कविता मतलब कहानी संग्रह में ये थी स्मित रेखा में? पूर्व रंग नाम से पहला निकला पहले था, पूर्व रंग, इलाहाबाद से। जी। तो इसको लिखने से पहले की जो यात्रा है आपकी, वो कैसी रही त्रिपाठी साहब? क्योंकि आपके घर में पूरी संस्कृत की परंपरा थी और आप चाहते तो उस परंपरा से बाहर भी जा सकते थे, जिस हिसाब का आपका बाद में जाके नेचर बना कि आप थोड़ा संस्कृत परंपरा के भीतर उस परंपरा को तोड़ते हुए लिखने लगे। तो इससे पहले ये मन में विचार नहीं आया, या था कि नहीं जो घर में चल रहा है उसी को आगे बढ़ाएंगे? नहीं, मेरे घर में संस्कृत परंपरा उस तरह से नहीं थी कि जैसे काशी के किसी पंडित के यहाँ संस्कृत परंपराएं हो सकती हैं, या विश्वविद्यालय के किसी बड़े प्रोफेसर के यहाँ जिस तरह की संस्कृत की परंपराएं हो सकती हैं, जिस तरह की बड़ी लाइब्रेरी और उस तरह का माहौल बड़ा अकादमिक, वो सब नहीं था। हम लोग बहुत जिसको निम्न मध्यम वर्गीय परिवार उससे आए। मेरे पिताजी, जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ, उनसे मैंने बहुत कुछ पाया और सीखा। उन्होंने स्कूल के बाद नौकरी कर ली थी, 10वीं क्लास शायद उस समय होती थी, उसको पास करके उन्होंने 10 रुपये महीने पर नौकरी क्लर्की की। और प्राइवेट पढ़ते उन्होंने प्रथम श्रेणी में सारी परीक्षाएं। उस समय केवल आगरा विश्वविद्यालय हुआ करता था जहां हम लोग रहते थे, मध्य भारत की वो छोटी सी जगह राजगढ़ रियासत में। तो वहाँ ही नौकरी करते हुए उन्होंने बीए किया प्रथम श्रेणी में, विश्वविद्यालय में पोजीशन उनकी आई। सब प्राइवेट उन्होंने अपने उससे पढ़ा और बहुत संघर्ष उनको करना पड़ा अपने जीवन में। ऐसे उन्होंने एमए भी किया और फिर एक क्लर्क की नौकरी से वो स्कूल की सर्विस में आए। स्कूल में भी बहुत धीरे धीरे प्रमोशन होते हुए वो हेडमास्टर, प्राचार्य बने। तो जिस तरह के परिवार से आए थे उस कारण उनकी संस्कृत में रुचि रही होगी। हमारे पितामह संस्कृत के श्लोक अच्छे गाते थे, जो दादाजी हमारे थे, उस कारण। अन्यथा ऐसा कोई उस तरह का माहौल हमारे यहाँ नहीं था। पिता भी संस्कृत पढ़ाते थे? संस्कृत के प्रोफेसर वो हुए बाद में, सहायक प्राध्यापक होकर सेवा, फिर वो कॉलेज में सर्विस उनकी हो गई थी। कैरियर उन्होंने अपना इस तरह से बनाया और फिर कॉलेज सेवा, जो मध्य प्रदेश की महाविद्यालयीन सेवा है, उसमें वो आ गए। तो सेवानिवृत्त वो महाविद्यालयीन सेवा से हुए संस्कृत के प्रोफेसर प्राध्यापक के रूप में। उनसे चूँकि बाद में फिर वो कॉलेज में आने के बाद तो पुस्तकें, कॉलेज की लाइब्रेरी, वो सब हमको मिला ही। तो वो संस्कृत मुझे जितनी मिली वो अपने घर परिवार में पिताजी से तो मिली ही, लेकिन पिताजी की स्वयं की रुचि अन्य भाषाओं के साहित्य में थी, हिंदी में थी, और वो लेखन में भी उनकी रुचि थी। उन्होंने हिंदी, उर्दू और संस्कृत 3 भाषाओं में उन्होंने भी लिखा। उर्दू में शेर वो अच्छे लिखते थे और संस्कृत में भी उन्होंने कविताएं भी कुछ लिखी, और हिंदी में उनकी कहानी, एक ज़माने में माधुरी पत्रिका निकलती थी। ये बात की माधुरी जो टाइम्स ऑफ इंडिया की है वो नहीं, उससे पहले प्रेमचंद के समय एक माधुरी साहित्यिक पत्रिका निकलती थी, तो उसमें उनकी एक कहानी छपी थी। इस तरह से वो लिखते थे। बाद में उनकी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति बहुत हो गई और वो कल्याण पत्रिका में लेख उनके बराबर आते थे, इस तरह के। तो कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें तो पिता से आपके पास मुझे आई और पिता से लेखन, संस्कृत, ये सब चीज़ों की आई वो चीज़ें मुझे पिता से आई। माँ की स्मृतियाँ भी हैं कुछ? माँ तो मेरी जब मैं शायद 4-5 साल का था तब नहीं रही जी। तो माँ के न होने से जो भीतर एक खड्ड बनता है, जिसको कि हम ढकते रहते हैं और कभी नहीं दिखाते हैं, और दूसरे कोई शायद उसको समझ भी नहीं सकते। हम खुद भी नहीं समझते हैं कि माँ के न होने से क्या हुआ है, और माँ होती तो क्या होता। तो वो मेरे साथ रहा। ये मैं बाद में, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आपकी कई कहानियों में मदर फिक्सेशन है, जो जिस पर मेरा ध्यान नहीं गया था। कि मेरी धर्मयुग में कहानियाँ आती थी, या नवनीत में, या सारिका में कभी कहानी आई, और संस्कृत में भी कुछ कविताएं जो मैंने लिखी। तो किसी ने कहा कि इसमें आपका मदर फिक्सेशन, ये मातृत्व ग्रंथि आपकी आती। कोई छोटा सा बच्चा आता है, वो कुछ खोज रहा है, क्या कर रहा है, या आप कहीं अंत में कहानी में आ जाता है, कुछ आता है, तो ये आप में ऐसा क्या है। तो मुझे लगा कि वो शायद इसकी वजह से होगा। और ये अनायास था? ये अनायास था।
मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन मुझे लगता है कि माँ का न रहना कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है वो आदमी खुद नहीं जानता है। तो बाद में मैंने एक अभिनव गुप्त हैं जो बड़े दार्शनिक हैं, 11वीं शताब्दी के शिखर हैं हमारी पूरी चिंतन परंपरा के, उन्होंने अपनी लगभग आत्मकथा जैसी लिखी है। कुल मिलाकर के इकट्ठा किया जाए उनके किताबों के अंत में जो श्लोक वो अपने बारे में लिखते हैं, थर्ड पर्सन में वो लिखते हैं कि ये अभिनव गुप्त जब बच्चा था, जब ये ऐसा था तो ये हुआ। तो वो अपने से अलग करके देखते हुए अपने आप को जो वो अपनी राम कहानी बयान करते हैं, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि माता व्ययु युजदमुम किल बाल्य देव। इस अभिनव गुप्त की माता जब ये बच्चा था तभी नहीं रही। वो देवो ही भाविनी परिकर्मणि संस्कार होती। भाग्य जो है आने वाली राह के लिए आदमी को तैयार करने के लिए ऐसा कुछ विधान कर देता है। तो ये अपनी राह पर चल पड़ा, ऐसा कि आगे बढ़ जाते हैं, फिर क्या क्या इसने किया ऐसा बताते हैं। तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, उसके होने पर क्या होता, उसके न होने पर हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम खुद नहीं कह सकते हैं। तो इतना ही मैं उसके बारे में कह सकता हूँ। धीरे धीरे आपकी वो यात्रा फिर आगे बढ़ती है और आप पढ़ते हुए एक रोज़ संस्कृत पढ़ाने लगते हैं। जी हाँ। इन सब के बीच आप किस किस को पढ़ रहे थे, संस्कृत में भी और हिंदी में भी? ख़ास तौर पर मैं हिंदी की हमारी ऑडियंस है तो मैं एक बार हिंदी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, किस किस को पढ़ रहे थे? हाँ, मेरी पढ़ने में बहुत रुचि थी। जो मैं थोड़ा सा अंतर्मुखी हो गया और आइसोलेशन में भी रहने लगा था, जो भी कारण उसके रहे हों, और छात्रों में बहुत लोकप्रिय मैं नहीं होता था। मैं हर क्लास में टॉप करता था, मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, तो लड़के मुझसे नोट्स खूब मांगते रहते थे और मेरी हंसी भी खूब उड़ाते थे क्योंकि मेरा बहुत दुबला हड्डी दिखती थी। और हालांकि मैं स्पोर्ट्स में भी भाग लेने की कोशिश करता था, मैं क्रिकेट खेलता था, तमाम एक्सरसाइज भी करता था, अपना शरीर बनाने की कोशिश भी करता था, लेकिन मेरी पढ़ने में बहुत रुचि थी। और जो भी कारण रहे हों उसके कारण मैं किताबों की दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा खोता चला गया। तो मैं हर तरह की किताब जिसको अच्छा साहित्य कहा जा सकता है उसको पढ़ने की कोशिश करता था। तो मुझे क्लास में टॉप करने के कारण स्कॉलरशिप मिला। तो ये मेरे लिए लग्जरी थी कि मुझे शायद 10 रुपये महीना स्कॉलरशिप मिला था। मेरे पिताजी ने 10 रुपये महीने पर नौकरी शुरू की थी। मैं वही कहने वाला था अभी। हाँ। और मुझे शायद 6ठी क्लास में 10 रुपये महीना स्कॉलरशिप मिला। तो मुझे किताबों की बड़ी ललक थी। और छतरपुर में थे उस समय हम लोग। ये पहली पोस्टिंग मेरे पिताजी की लेक्चरर के रूप में महाविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक के रूप में छतरपुर के महाराजा महाविद्यालय में हुई। तो उस समय मैं 6ठी क्लास में था और हमारे घर के पास एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी थी। उस समय शाम को 1-1.5 घंटा बैठता था, तो अखबार और पत्रिकाएँ जितनी आती थी वो सब पढ़ता था। फिर मैं बहुत हसरत से देखता था कि इनकी किताबों की लाइब्रेरी है, उसमें 5 रुपया जमा करने के बाद किताबें इशू करा सकते हैं। जैसे ही मुझे वो स्कॉलरशिप का 10 रुपया मिला तो मैंने उसको 5 रुपया जमा करा के उसकी सदस्यता स्वीकार कर ली। और एक किताब वो देते थे तो मैं उससे किताबें ला कर के पढ़ने लगा और 2-3 दिन में पढ़ के स्कूल भी जाता था, दिन भर स्कूल की पढ़ाई भी करता था, खेलने भी जाता था। उसके बाकी टाइम में मैं किसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? उसमें मैंने धीरे धीरे जो पढ़ाई शुरू की, मैंने भूतनाथ पहले पढ़ा, देवकीनंदन खत्री का, क्योंकि मेरे एक दोस्त के यहाँ उसकी बहुत पुरानी फटी किताब भूतनाथ की पड़ी हुई थी, हमने अधूरी पढ़ी तो बड़ा उससे कौतुक हुआ कि तो बड़ी अजीबोगरीब किताब है, वो तिलिस्मी दुनिया उसमें। तो हमने 5 रुपया जमा करने के बाद जो वो बुक लिफ्टर था उससे कहा भूतनाथ है क्या? तो बड़ा चौंका कि जरा सा लड़का है भूतनाथ मांग रहा है। उसने दे दिया, मांगा हमने, चूँकि मेंबर हैं तो हमने उसको पढ़ डाला। फिर भूतनाथ के शायद 7 खंड हैं, वो हमने पढ़ डाले। उसके बाद लगा कि भूतनाथ पढ़ा हो तो चंद्रकांता संतति पढ़ना चाहिए थी, तो उसके सारे खंड पढ़ डाले। फिर लगा कि चंद्रकांता पढ़ना चाहिए सबसे शुरू में, तो उल्टा हमने शुरू किया। देवकीनंदन खत्री की दुनिया में मैंने बजरिए भूतनाथ प्रवेश किया और चंद्रकांता पर पहुंचा जो उनका पहला वो है। फिर मुझे लगा कि मुझे तो अच्छी रचनाएं और पढ़ना चाहिए, तो मैंने प्रेमचंद के काफ़ी उपन्यास पढ़ डाले। 7वीं-8वीं क्लास तक आते आते शरद चंद्र के अनुवाद मैंने उपन्यासों के पढ़ डाले। रविन्द्रनाथ को थोड़ा पढ़ा, हिंदी में ये पढ़ा। और चूँकि पिताजी पढ़ाते थे उनकी संस्कृत की किताबें रहती थी और संस्कृत तो विषय था हमारे यहाँ। और मैं संस्कृत मेरी कुछ संस्कार के कारण या पिताजी के प्रभाव के कारण इतनी अच्छी थी कि हमारे यहाँ स्कूल में ये हालत थी संस्कृत की पढ़ाई की
कि कोई अध्यापक नहीं था। 6ठी 7वीं क्लास में जब हम थे तो कोई अध्यापक उस समय संस्कृत का नहीं था। तो जो हिंदी के गुरुजी थे उनसे कह दिया कि हिंदी जैसी ये पढ़ा दो। अब उनको नहीं समझ में आती थी, तो क्लास में आया, उन्होंने पूछा कि सबसे तेज लड़का कौन है। तो लड़कों ने कहा कि राधा वल्लभ है। उन्होंने कहा बेटा तुम यहाँ आ जाओ और तुम पढ़ते जाओ, जो तुमको समझ में आता है बोलते जाओ। तो हम किताब ली, हमने उसका अर्थ बताना शुरू कर दिया। अच्छा, हमको सब लग जाता था। किस क्लास में थे आप? 6ठी में। 6ठी 7वीं में एक बार तो ये हालत हुई कि वो जो गुरुजी थे वो छात्रों के बीच में बेंच पर जाकर के बैठ गए और मैं टीचर वाली कुर्सी पर आराम से बैठ के पढ़ा रहा था। वो बाद में कोई टीचर दरवाजे से झांक करके देख के चले गए हंसते हुए कि क्या हो रहा है इस क्लास में। तो ये 2-1 साल मैंने संस्कृत एक बहुत दुबले पतले छोटे से बच्चे के रूप में इस तरह से गुरुजी बन करके पढ़ाने का मुझे मौका मिला, और मैं पढ़ करके समझ लेता था सरल संस्कृत। तो जो घर में किताबें रहती थी उनको मैं पढ़ के देखता था। अच्छा, मेरी एक प्रवृत्ति ये थी कि समझ में ना आए चाहे ना आए, समझ में आए चाहे ना आए, पढ़ के देखना चाहिए कि है क्या इसमें। तो सबसे ज़बरदस्त किताब बाणभट्ट की कादम्बरी, जिसमें कि एक वाक्य ही 12 पेज में जाके ख़त्म होता है, इतने लंबे समास बनते हैं। अच्छा, मुझे पढ़ने में बड़ा आकर्षक लगा वो कि क्या रिदम, क्या लय उसकी है, कैसे शब्दावली गूंथते हैं। इस चीज़ ने मुझे बड़ा आकर्षित किया कि एक वाक्य इतना लंबा लिखा जा सकता है कि वो 10 पेज में जाके ख़त्म होता है। उसमें क्रिया जो है कि ऐसा था, फिर ऐसा 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 करके वो। अच्छा, आप इधर कादम्बरी भी पढ़ रहे थे, कादम्बरी उधर आपने प्रेमचंद को भी पढ़ा। हाँ, और ये आप एक ही उम्र में पढ़ रहे थे? एक ही उम्र में, लगभग 8वीं 9वीं तक आते आते मैंने शेक्सपियर को पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये जब आप हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों के, ये 3 बड़े राइटर्स हैं जो जिनका आपने नाम लिया, स्कूल में रहते हुए मैंने इनको आपने इनको पढ़ा, तो क्या इन तीनों के बीच में आपको अंतर समझ में आ रहा था कि संस्कृत शायद ज़्यादा पिछड़ी या फिर एडवांस्ड भाषा है, या हिंदी पिछड़ी अंग्रेजी की तुलना में एडवांस्ड भाषा है? ऐसा कुछ मन में आ रहा था? नहीं, ऐसा मैंने नहीं सोचा उस समय। मुझे आकर्षित करते थे इनकी अलग अलग दुनिया है। ये तो मैं समझता था कि शरद चंद्र के उपन्यासों की दुनिया एक अलग है, प्रेमचंद के किसान और गांव की ज़िंदगी के बारे में, जिस तरह तीनों के सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। हाँ, एकदम अलग अलग हैं, उनकी दुनिया अलग है, ट्रीटमेंट अलग अलग है। बस मैं उस दुनिया में प्रवेश कर जाता था तो उसमें मुझे एक आनंद आता था कि कथा संसार में, फिक्शन में ज़्यादा रुचि थी। कविताएँ इतनी मैंने नहीं उस समय तक पढ़ी होंगी, और उस कथा संसार में जाकर के मैं रम जाता था। वो रमने के लिए, वो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अलग होकर के एक उस दुनिया में, साहित्य की दुनिया में रम जाता था मैं थोड़ा। तो मैं उसमें विवेचन की दृष्टि से मैंने ऐसा ध्यान नहीं दिया। थोड़ा सा मन में ये तो गया कि शेक्सपियर कितने अलग हैं। उनके मैंने जब नाटक पढ़ने शुरू किए, और वो यूरोप का माहौल है और उनकी अप्रोच थोड़ी अलग है, ये मैंने बाद में थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आया। तो उसमें भी मैं समानताएं देखता था उस समय। जैसे जब मैं बीए में आ गया, मेरा अंग्रेजी साहित्य विषय था। मैं 11वीं बोर्ड होता था हमारा, तो 11वीं तक तो मैं साइंस का विद्यार्थी था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मेरे विषय थे। बाद में मुझे लगा कि उसमें करियर मेरा अच्छा था, और लोगों ने कहा कि इसको आईएएस में, इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि मैं छोड़ता हूँ, मैं आर्ट्स पढ़ूँगा और साहित्य में जाऊँगा मैं। तो मैंने बीए में संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य और गणित, ये 3 विषय लिए। तो हमारे कोर्स में मिल्टन थे, और शेक्सपियर का तो जूलियस सीजर और एज यू लाइक इट, ये 2-3 नाटक हमने पढ़े ही। तो मिल्टन का हमने थोड़ा बहुत पढ़ा, तो जो कुछ भावुकता उनमें थी, और इधर हम संस्कृत में भवभूति पढ़ते थे। भवभूति बहुत भावुक कवि हैं, तो हमको लगा कि इनमें बड़ी समानताएँ कुछ हैं। हालांकि उस तरह की समानताएँ नहीं हैं, लेकिन हमने कॉलेज की मैगजीन के लिए एक लेख लिख डाला उस समय, शायद बीए सेकंड ईयर में मैं रहा होऊंगा। तो मिल्टन एंड भवभूति, ऐसा अंग्रेजी में हमने लेख लिखा और वो दे दिया। और वो हमारे पिताजी संपादक थे, तो हमने कहा ये एक लेख हमारा, एक हमने संस्कृत में लिख दिया, वो संस्कृत की एक लेखिका पर था, और एक अंग्रेजी में दिया। और उन्होंने अंग्रेजी वाला, वो सब जो प्रिंसिपल थे वो अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे थे, तो उनको ले जाके अंग्रेजी सेक्शन दे दिया। फिर एक बार वो पिताजी के कुछ कागज़ लेके हम प्रिंसिपल साहब के बंगले पर गए उनको देने के लिए। तो उन्होंने थोड़ा हमको देखा और उन्होंने पूछा बहुत कड़कती हुई आवाज़ में, बहुत कड़क, वो प्राचार्य थे, पीसी जोशी थे, कि वो लेख मिल्टन एंड भवभूति तुमने लिखा है? तो हम बड़े सकपका गए। हमने कहा जी सर। तो उन्होंने कहा अच्छा है, अच्छा लगा हमको। तो मैंने कहा बड़ी मुझसे आवाज़ नहीं निकली, मैंने कहा जी, और मैं चला आया।
तो वो अप्रोच थी कि बड़े रचनाकारों में समानताएं हो सकती हैं और कुछ एक्सप्रेशन समान हो सकते हैं, करुणा की भावना दोनों में है, पैथोस आता है दोनों में, संवेदनाएं समान हैं। वो शायद मैं उस समय इस तरह से देखता था। बाद में मुझे लगा कि ये जो विश्वबोध अलग अलग हो जाते हैं और किस तरह से जीवन दृष्टियाँ अलग होती हैं। मैं आपको पढ़ रहा था तो एक जगह एक कोट आया, लोकानुकीर्तम काव्यम। संस्कृत भाषा या फिर आज का साहित्य राजसी वैभव का साहित्य नहीं है, लेकिन संस्कृत को लेकर ये मान लिया जाता है कि राजसी वैभव की भाषा है और राजसी वैभव का साहित्य ही इसमें लिखा जा सकता है। ये मान लेने के पीछे, आज तक ये मान लेने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? हाँ, इस पर हम लोग विचार करते रहे, मैंने इस पर कुछ बोला भी है, लिखा भी है, और मैं मानता हूँ कि एक कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट रहा है संस्कृत को लेकर के। एक औपनिवेशिक दृष्टि से जो संस्कृत की निर्मित करके और अंग्रेज साहबों ने हमको परोसा है, उसमें उन्होंने संस्कृत के बारे में एक छवि निर्मित की कि एक तो इस भाषा का अतीत है, इसमें वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, इसमें कालिदास हैं और महान क्लासिक्स इसमें हैं। उसके बाद इसका क्षरण होता गया, ये ख़त्म हो गई और ये मर चुकी है। अब ये कर्मकांड की पुरोहितों की भाषा है। ये संस्कृत के बारे में बहुत मिथ्या धारणा थी, क्योंकि पढ़ते पढ़ते हमको लगा कि संस्कृत में तो बहुत जीवंत साहित्य पिछले 1000 साल में बराबर लिखा जाता रहा है और हमारे समय तक लिखा जाता है। वो हम पढ़ते थे कॉलेज की लाइब्रेरी में जा कर के, तो हमको उस समय से ही लगा कि ये तो गलत बात है कि संस्कृत में नया नहीं आया, संस्कृत में तो नया बहुत कुछ आ रहा है। तो मैंने जो संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखा उसमें मैंने इन सारी धारणाओं को रिवाइज करने की कोशिश की कि ये संस्कृत का एक अतीत ही गौरवशाली है और उसका कोई वर्तमान नहीं है और उसमें नया साहित्य नहीं हो सकता है। तो ये संस्कृत में नया बहुत कुछ आता जा रहा था और संस्कृत जनजीवन से कटी रही, ऐसा भी मैं नहीं मानता, क्योंकि मुझे अनेक ऐसी कविताएं मिली जो कि गांव देहात के बारे में संस्कृत में लिखी गई हैं और लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न वर्ग के लोगों के बारे में, उनके जीवन संघर्ष के बारे में संस्कृत में लिखी गई हैं। तो फिर मैंने धीरे धीरे इस तरह के मुक्तक इकट्ठे करना शुरू किए संस्कृत के। ये ज़रूर है कि वो पूरी ट्रेडिशन एक कोई रही होगी जो लोग गांव देहात में रह कर के संस्कृत में लिख रहे हैं और वहाँ की ज़िंदगी के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन वो चूँकि उनको कोई राजर्षय प्राप्त नहीं है तो उनके मैन्युस्क्रिप्ट नहीं प्रिजर्व हो पाए, लेकिन वो इतने पावरफुल पोइट्री है कि वो ओरल ट्रेडिशन में, वाचिक परंपरा में ज़िंदा रही। तो उसको फिर बाद में कंपाइल किया जाने लगा कि हमारे सुभाषित संग्रह बनाए जाने लगे। 11वीं-12वीं शताब्दी से संस्कृत में एक ट्रेडिशन आती है कि जो स्ट्रे वर्सेस हैं, लोगों की ज़बान पर चढ़ गए हैं, उनको इकट्ठा करके एक संग्रह में प्रिजर्व कर दें तो पोथी में बना रहेगा। तो सुभाषित संग्रहों में प्राचीन कवियों के भी पद्य मिलते हैं जो बड़े महान कवि हैं, कालिदास, भभूति आदि, और जो लोक कवि रहे होंगे जिनके कि अब कोई नाम भी लेने वाले नहीं रहे, उन्होंने जो श्लोक लिखे थे वो किसी को याद हैं तो इकट्ठे कर करके उन्होंने उसमें दिए। तो वो उस तरह के सारे श्लोक मैंने उस समय इकट्ठे किए और वो मैंने उस समय पूर्वग्रह निकालते थे। मैंने कुछ पत्रिकाओं में भेजे उनके अनुवाद, मुक्त छंद में अनुवाद करके। तो लोग थोड़ा चौंके, क्योंकि वो मजदूर के बारे में है, दिहाड़ी मजदूर के बारे में कविताएं हैं और वो 4वीं-5वीं शताब्दी से 18वीं-19वीं शताब्दी तक के बीच के समय में लिखी हुई कविताएं हैं। तो लोग चौंके, और मैं चूँकि हिंदी में लिखता था, मेरी कहानियाँ वगैरह छपती थीं और कुछ इस तरह का, तो किसी ने कहा, हमारे वहाँ के हिंदी के प्रोफेसर नहीं, कि इस तरह की कोई कविता नहीं है संस्कृत में, हो ही नहीं सकती है। तो राधा वल्लभ जी ने अपने से लेके कर दी हाँ, ये फर्जी है संस्कृत का नाम करने के लिए, क्योंकि संस्कृत के उस समय तक मैं लेक्चरर हो चुका था। तो संस्कृत को उसके बारे में छवि गढ़ने के लिए इन्होंने, क्योंकि ये कहते रहते हैं कि अंग्रेज़ों ने ये कहा है कि संस्कृत मर चुकी है, तो इन्होंने फर्जी। तो फिर मैंने पूर्वाग्रह में लगभग 50 उस तरह के श्लोक भेजे और मैंने कहा मूल भी आप छापिए ताकि मिला कर के लोग देख सकें कि मैं अनुवाद कर रहा हूँ, उसका मूल है, संदर्भ मैंने देखे। तो पूर्वग्रह पत्रिका जो अशोक वाजपेयी निकालते थे उसमें काफ़ी सारे अनुवाद उन्होंने छापे। उससे बड़ी हिंदी की पूरी प्रगतिशील सोच के लोग बड़े चकित हुए कि इस तरह की कविताएं संस्कृत में हैं, कि गृहिणी के बारे में वो कह रहा है कि बारिश में घर टपक रहा है और सत्तू भीग गया है उसको समेट रही है, बच्चों को चुप करा रही है, क्या क्या नहीं कर रही है। कभी टूटा सा जो सूप है वही सिर पर रख लेती है क्योंकि घर इतना टपक रहा है। ये सारे जो हालात, उसका वर्णन, और उस कविता बहुत रिच है, भाषा उसकी। यानी ये सब कविताएं, ये सब जो विषय हैं, ये कहीं दबे रह गए और
जो धार्मिक चीज़ें थीं वो सारी ऊपर आ गई। तो इसके पीछे क्या धर्म का ज़्यादा हस्तक्षेप आप देखते हैं? और भी कई कारण हैं। एक तो जो मैंने बताया कि जो हमारे कॉलोनाइजर्स थे, जो उपनिवेशवादी दृष्टि थी, वो जिस तरह से हमारी पूरी हिस्ट्री ही कंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि भारतीय इतिहास की जो निर्मित उन्होंने की कि इनका एक स्वर्ण युग है जिसमें कभी महान थे, अब ये धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए। अभी अर्धसभ्य असभ्य जंगली लोग हैं जिन पर कि प्रभु यीशु ने हमको शासन करने के लिए भेजा है, इनको तहजीब सिखाने के लिए भेजा है। तो हमारा पूरा इतिहास उन्होंने इसी तरह से लिखा। तो हम लोगों के दिमाग में ये बात घर करती गई कि पुराना ही सबसे अच्छा है। फिर ये भी उनकी एक निर्मित थी कि ये धर्मप्राण देश है। हमारा कहना यह है कि हमारे यहाँ तो जितने फैशन हो सकते हैं, जितनी भौतिक उन्नति हो सकती है, साइंस में जितनी उन्नति हो सकती है, वो हमने खूब की है। हमारे यहाँ भोज ने प्रयोगशालाएँ बनवाई और फर्नेसेस थी, और सब जो आज कहा जा रहा है कि उनकी इस्पात की जो लाट है, वो लोहे की जो उनका स्तंभ है उसमें जंग नहीं लगा 1000 साल से, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कितने प्रयोग हमारे पुरखे करते थे, और कितने तरह के रसायन शास्त्र में, आयुर्वेद में उन्होंने कितने नई नई चीज़ें ईजाद की हैं। तो हम केवल अध्यात्म और धर्म में ही रहे हैं ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। तो ये एक हमको बताया गया और हम लोगों ने बहुत खुश हो करके माना। हमारे जो गुरुजन पढ़ाते थे वो भी यही मान करके पढ़ाते थे। लेकिन इन चीज़ों को बाहर भी तो नहीं लाया गया उतनी अब मैंने हम लोगों ने कुछ लोगों ने लाने का प्रयास किया कि मेरी फिर किताब आई संस्कृत कविता की लोकधर्मी परंपरा। उसमें सारे अनुवाद लंबी भूमिका के साथ हैं, उसके 3 संस्करण निकले, और भी इस तरह की फिर बातें और भी लोगों ने की। तो ये संस्कृत के बारे में जो कॉलोनाइजर्स ने निर्मित की थी, और कुछ निहित स्वार्थी लोगों ने जो उसको एक तरह से हथिया लिया उसको, और एक बहुत संकुचित परंपराओं को हाईलाइट किया। तो बहुत सारी जो बड़ी परंपराएं थीं हमारी, वो दरकिनार कर दी गई। उनको समझने की ज़रूरत है। तो उसमें जैसे लोक जीवन की परंपरा पर कविताएं हैं, उसमें जो संस्कृत की वैज्ञानिक सोच की परंपरा है, और भी जो शास्त्र की परंपराएं हैं जिस पर मैं काम करता रहा हूँ पिछले 50 साल से, वो नाट्यशास्त्र है। वो भी कितना नेग्लेक्टेड है कि एक ऐसी किताब है जिसने कि दुनिया की तस्वीर बदली है। क्योंकि नाट्यशास्त्र जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में गया, और वहाँ के नाटक की, रंगमंच की, संगीत की कला की परंपरा पर उसका बहुत गहरा असर पड़ा। वो जो रामलीला करते हैं उस पर वो नाम लेते हैं कि बृहत मुनि, भरत मुनि के लिए बृहत मुनि वो कहते हैं, और कर्ण और अंगार जो नाट्यशास्त्र के उस तरह से करते हैं। तो कंबोडिया में, थाईलैंड में, ये सारे देशों में, जापान तक में, वो जियामी कहते हैं कि बुद्ध के देश से नाटक की परंपरा हमारे यहाँ आई है। तो हम लोग कितने आगे थे इस परंपरा में, और एक ऐसी किताब हमने दुनिया को दी है जो कि इंसाइक्लोपीडिक वर्क है, 2000-2500 साल पहले लिखा हुआ, रंगमंच के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में पूरा, उसमें एस्थेटिक्स भी है और ड्रामेटर्जी भी है, नाटक की कला भी है। तो उस पर ध्यान जाना चाहिए। इस तरह की बहुत सारे क्षेत्र हैं संस्कृत से, हमारी परंपरा से जुड़े हुए। तो हमारी जो अनदेखी परंपराएं हैं, अनदेखा जिनको किया जाता रहा है, ऐसी परंपराएं जो हमारी हैं, उन पर ध्यान जाना चाहिए, और उस पर हम लोग काम कुछ कर रहे हैं। राधा वल्लभ जी, आप जो भी बात कह रहे थे, नाट्यशास्त्र ने क्या क्या दिया, और आपने थाईलैंड, कंबोडिया आदि आदि, यानी दक्षिण पूर्वी कई देशों का आपने उसमें जिक्र किया। तो इससे एक चीज़ ये जा रही है कि ये सारी देश जो हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति से या उस परंपरा से जुड़े रहे हैं। लेकिन आप ही का एक वक्तव्य है, उसमें आप बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया के देश भारतीय संस्कृति से जुड़े रहे हों, या फिर वो एक संस्कृत परंपरा से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है जो कि आप कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले आप नाट्यशास्त्र का जिक्र करते हुए कह रहे हैं, तो पहला कॉन्ट्रडिक्शन तो ये हो गया। दूसरी चीज़, अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो फिर जब संकल्प दिलवाया जाता है, या फिर घर में जो पंडित पुजारी आते हैं तो वो जब मंत्रोच्चार करते हैं, फिर वो ये क्यों कहते हैं कि जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यवर्ते भोपाल पुण्य क्षेत्रे, और फिर वो ज़मीन को छुड़वाते हैं। तो जम्बूद्वीप की बात भी कर रहे हैं, वो संस्कृत परंपरा से जुड़ी भी हो रही है। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं भी जुड़ी है, फिर नाट्यशास्त्र में जुड़ी भी हुई है। तो मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, ठीक है। ऐसा है अंजुम जी कि मैं इसमें विरोधाभास नहीं देखता, और मैंने जो कहा था उसका आशय ये नहीं है कि नाट्यशास्त्र ने ही सब कुछ वहाँ दिया है और उनका अपना कुछ नहीं है।
इस तरह के बहुत सारे उदाहरण और भी मैं दे सकता हूँ। नाट्यशास्त्र वहाँ पहुँचा, उन्होंने नाट्यशास्त्र से काफ़ी कुछ लिया। रामायण वहाँ पहुँची, रामायण से उन्होंने अपनी कथा बनाई, राम कथा वहाँ चली और बड़ा असर वहाँ की संस्कृति पर रामायण का है। बौद्ध धर्म इन सारे देशों में गया, दक्षिण पूर्व एशिया के जितने देश हैं, और बौद्ध धर्म ने पूरी उनकी संस्कृति को प्रभावित किया। लेकिन एक तो मैं कहता रहा हूँ कि जब हम भारतीय संस्कृति कहते हैं तो कोई एक संस्कृति नहीं, जब हम भारतीय परंपरा कहते हैं तो कोई एक परंपरा नहीं। ये तो हमारे ऋषि स्वयं बताते आए हैं कि इस देश की धरती पर अनेक भाषाओं को बोलने वाले, अनेक मतों को मानने वाले लोग बसते हैं, और ये धरती माता उनको उसी तरह से अपने गोद में बसाए हुए, जैसे कि माँ बच्चों को अपने गोद में रखती है। ये पृथ्वी सूक्त में अथर्ववेद के कहा गया। तो हमारे ऋषि खुद जानते हैं कि ये अनेक परंपराओं का, अनेक संस्कृतियों का ये देश है। और उसमें से एक परंपरा भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की है जी। नाट्यशास्त्र खुद बताता है कि और भी परंपराएं रंगमंच की हो सकती हैं, और पैरेलल परंपराएं हैं, उनके बारे में भी मैंने बात की है। लेकिन जो नाट्यशास्त्र की एक पोथी है वो अपने आप में एक परंपरा बना देती है, और उसको भरतनाट्यम वाले भी आगे ले जाते हैं, लोकनाट्य पर भी उसका असर आता है। वो टेक्स्ट दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में पहुंचती है तो उसको वो एडॉप्ट करते हैं, और वहाँ की अपनी परंपराएं बिल्कुल ना रही हों ऐसा तो है नहीं, क्योंकि वहाँ के ट्राइब्स हैं। अब नृत्य तो सभी में रहेगा, संगीत तो सभी में रहेगा, कुछ संस्कृति तो पहले से ही है। तो ये जो एक बड़ी परंपरा पहुँचती है, और वहाँ की जो क्षेत्रीय परंपराएं हैं उनसे उसका समागम होता है, तो वो लोग अपना कुछ रचते हैं। तो किसी देश से आई हुई परंपरा पहुँचती है दूसरे देश में, एक संपन्न परंपरा है, और वहाँ की अपनी परंपराएं हैं। परंपरा शून्य तो ये देश नहीं है कि बिल्कुल वहाँ शून्य हो और तब नाट्यशास्त्र पहुँचा हो। ऐसा तो शून्य अगर होता तो नाट्यशास्त्र को रिसेप्टिविटी नहीं हो पाती, उसको स्वीकार नहीं कर पाते। स्वीकार तब करता है जब कोई आदमी, जब उसके पास अपनी कुछ परंपरा होती है, तब वो देखता है कि मैं इसको किस सीमा तक स्वीकार कर सकता हूँ। तो जो भी रामायण वहाँ पर पहुँची तो वहाँ लोकगीत हैं, कविता वहाँ कुछ पहले से है, और रामायण की कथा, एक ग्रांड नैरेटिव रामायण का पहुँचता है तो उसका असर होता है। तो अब उसको स्वीकार करके वो अपना कुछ उसमें बहुत जोड़ते हैं। इसकी तरफ ध्यान हम लोग कम देते हैं कि जैसे मान लीजिए रामायण पहुंच गई दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में, तो अपनी संस्कृति, जो वहाँ की क्षेत्रीय संस्कृतियाँ हैं, उनसे उन्होंने कितना उसमें जोड़ा, जो वहाँ के अपने आख्यान है उसके अनुसार उन्होंने कितना जोड़ा है। उनकी रामायण कथा तो बहुत अलग है और बड़ी रोचक है। वो हम चकित हो जाते हैं कि वो क्या क्या उसमें रामायण में उन्होंने अलग कर दिया है। हनुमान तो वहाँ बड़े रोमांटिक हीरो हैं और बड़े फैसिनेटेड हैं थाईलैंड के लोग हनुमान से। उनकी खूब मूर्तियाँ बड़ी बनाई जाती हैं, वहाँ लगाई जाती हैं, और कई प्रेम हनुमान के होते हैं, कई जगह उनके विवाह होते हैं, बच्चे उनके होते हैं। तो ये जो अपनी परंपराओं से तालमेल बिठाते हुए उन्होंने एडॉप्ट किया है पूरे रामायण के नैरेटिव को और अपने हिसाब से उसको रिक्रिएट कर लिया है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि केवल नाट्यशास्त्र पहुँचा या केवल रामायण पहुँची और उस पूरी तरह से उन पर वो छा गई है और उनका अपना उसमें कुछ नहीं रहा है। इसका एक उदाहरण से मैं बताता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि पंचतंत्र पहुँचा गल्फ़ कंट्रीज़ में। 5वीं शताब्दी में बादशाह नौशेरवान ने अपने हकीम को भेजा कि भारत से जाकर के कोई ऐसी पोथी है वो देखो, ले करके आओ जो नीति सिखाती है, ऐसा कुछ। और वो आए और वो यहाँ से वो ले गए। तो वो किताब का पुरानी फ़ारसी में पहलवी भाषा में अनुवाद हुआ, फिर सीरियाई में अनुवाद हुआ, फिर फ़ारसी में अनुवाद हुआ, उस अनुवादों का टर्की में अनुवाद हुआ, उससे वो दुनिया में फैला, क्योंकि उससे फिर ग्रीक, लैटिन और अंग्रेजी में अनुवाद हुए। मतलब पूरा जो अरब वर्ल्ड है वो एक दरवाज़ा रहा है कि उपनिषद का ज्ञान हो, गीता हो, पंचतंत्र हो, ये सब दुनिया तक पहुंचाने के लिए गेटवे अरब देश हमारे लिए रहे हैं। क्योंकि फ़ारसी उन लोगों के लिए एक्सेसिबल थी, ज़्यादा आसानी से फ़ारसी से अनुवाद वहाँ हो जाते थे। संस्कृत से सीधे अनुवाद 19वीं शताब्दी तक नहीं हुए। तो वो लोग जो पंचतंत्र ले गए, मुझे बाद में बताया गया, हमें एक पंचतंत्र की एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में बुलाया गया, मुझे भारत की ओर से भेजा गया, और वहाँ वो लोग पंचतंत्र पर काम करने वाले वो विद्वान भी थे जिन्होंने वो सीरियाई भाषा में पहलवी में जो अनुवाद हुए पहले 1500 साल पहले, उनको देखा था। तो उन्होंने बताया कि इन लोगों ने कितना जोड़ा उसमें पंचतंत्र में। जैसे पहला जो सेक्शन है वो मित्रभेद है पंचतंत्र का, तो उसमें करटक और दमनक ये 2 सियार हैं, और शेर जो राजा है
वो उसकी पहले तो दोस्ती कराते हैं संजीवक बैल से। जब देखते हैं कि इतना निकट हो गया कि हमारी राजा सुनता ही नहीं है, संजीवक में ऐसी दोस्ती हो गई है, संजीवक बड़ा पावरफुल हो गया है, तो वो राजा को भड़काते हैं कि आपको मार डालना चाह रहा है और ये तो शिव का वाहन नंदी है, आपको ख़त्म कर देगा। तो और इसको भी भड़काते हैं। तो दोनों एक दूसरे को दुश्मन की तरह से देखने लगते हैं और इतना ज़्यादा वो भर देते हैं कि वो इसको शेर जो है मार डालता है। यहाँ पर आकर के वो ख़त्म हो जाती है। अब वो जब ये पंचतंत्र वहाँ पहुँचा तो वहाँ के बादशाह ने कहा कि भाई ये तो ठीक नहीं लग रहा है कि उसने मार डाला, और वो जो भड़काने वाले थे जिन्होंने कि अपनी ये साजिश रची अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए कि राजा हमारे ही काबू में रहे, ये काबू में ना करे, तो ये लोग फिर वैसे के वैसे ही अपनी साजिश के साथ बरकरार हैं। तो उसने कहा नहीं, इसमें कुछ जोड़ो। तो उन्होंने जो जोड़ा उसमें कि उसके बाद एकदम से जब उसने मार डाला और उसको याद आने लगा कि क्या प्रेम से मेरी बातें इससे होती थीं, क्या मैं इसके साथ किस्से कहानियाँ कहता था, उसको लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कोई गलती कर दी। तो उसने बुलाया दोनों जो सियार थे उनको धमकाना शुरू किया कि मुझे आप सच सच बताओ कि ऐसा कैसे हुआ, कि ये कैसा मेरे मन में बात आ गई, कहाँ से ये हुआ है, तुम बताओ। तो जो पहले मना कर रहा था उसको कि राजा को मत भड़का, ये ठीक नहीं होगा, अंत में फंसेगा, तू मरेगा, उसने कहा कि साहब मैंने तो इसको समझाया था कि ऐसा मत कर, इसने आपको भड़काना शुरू किया है। तब उस राजा को लगता है कि ये मैंने बड़ा गलत काम इसके बहकाव में आके कर दिया है। तो हर देश या हर संस्कृति अपने अपने हिसाब से उसमें बदलाव करती रहती है। किया है उन्होंने, किया है। तो क्या संस्कृत के आचार्यों को ये बदलाव अपने भीतर स्वीकार नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए, और केवल यही नहीं मानना चाहिए कि हमने ही सब कुछ दिया है। जैसे संस्कृत के बारे में कहा जाता है कि संस्कृत ने तो सारी भारतीय भाषाओं, वो तो जननी है, ये भी अंग्रेजों ने कहा है, ये हमारे यहाँ किसी ने नहीं कहा कि संस्कृत से भारत की सब भाषाएं निकली हैं। क्योंकि भाषा विज्ञान के जो बेसिक्स जानता है वो इस बात को समझता है कि एक भाषा से दूसरी भाषा इस तरह से पैदा नहीं होती जैसा अंग्रेज़ों ने इंडो यूरोपियन स्कूल बनाते हुए उसमें हमको बताया। क्योंकि हिंदी की स्ट्रक्चर अलग है, उसकी संरचना अलग है, तो उस तरह की हिंदी संस्कृत से नहीं निकलेगी। जो एक संश्लेषणात्मक भाषा है उससे वियोगात्मक भाषा उस तरह से नहीं निकल सकती है। तो ये बहुत सारी बातें जो कही गई, तो उसमें यह भी कहा गया कि संस्कृत ने सारी भाषाओं को जन्म दिया और उनको समृद्ध किया है, सारी शब्दावली उनसे ली है। तो ये जितना अगर कुछ सत्य है तो यह भी सत्य है कि संस्कृत ने अन्य भाषाओं की शब्दावली ली, उनसे बहुत कुछ लिया। तो इस बात को एक्नॉलेज नहीं किया जाता रहा है, जबकि ये सत्य है। और हमारे जैसे कहा गया वेदा भारतीय संस्कृतेर निधया संति, समझ में आता है, यहाँ तक समझ में आता है। लेकिन ऋग्वेदो ही भारतीय ज्ञान विज्ञाना दीनानाम मूल, अब ये समझ से बाहर है कि आप कह रहे हैं ऋग्वेद ही भारतीय ज्ञान विज्ञान का मूल है, एक तरीके से उसी ने दिया है। तो ये तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को तंग करेगा, तंग मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जो नज़र है ये तो उसको तंग करने वाली बात है। हाँ, आधुनिक दृष्टि से, वैज्ञानिक तार्किक दृष्टि से तो ऐसा कहना उचित नहीं होता है। वो उसकी संगति जिस तरह से बिठाते हैं, हमारे यहाँ संगतिकरण की परंपरा है कि वेद तो ज्ञान राशि हैं, जो सनातन ज्ञान धारा है वह वेद है, और उससे चूँकि निकला है, उससे विकसित हुआ है, तो इस दृष्टि से हम मान लेते हैं कि ऋग्वेद में सारी ज्ञान परंपराओं का मूल है। तो वो एक गौरवान्वित करने का, महिमा मंडित करने का भी भाव रहता है उसमें, और वो बहुत वैज्ञानिक तार्किक दृष्टि से स्वीकार्य नहीं हो सकता है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि वैदिक परंपराओं के अतिरिक्त अनेक परंपराएं और भी चली आ रही हैं, श्रवण परंपराएं चली आ रही हैं, वेद हैं तो आगम, निगम हैं तो आगम भी हैं, आगमिक परंपराएं भी हैं। तो परंपराओं की बहुलता इस देश में हमेशा से ही रही है। तो कोई एक पुस्तक हमारी नहीं रही, जिस तरह से कोई एक प्रोफेट नहीं रहा हमारा, कोई एक भगवान, कोई एक देवता हमारा नहीं रहा। तो हमारे कई ग्रंथ हैं, सबकी अपनी अपनी धाराएं हैं, और कई विज्ञान की परंपराएं हैं, कई चिंतन की, कई तरह की परंपराएं हमारे यहाँ हैं। तो हमारे यहाँ तो चारवाक दर्शन की भी समृद्ध परंपरा रही, उसके बृहस्पति जो देवगुरु हैं वो आचार्य हैं। हमारे यहाँ वैशेषिक दर्शन जो कि भौतिक शास्त्र का दर्शन है, उसकी परंपरा रही है। सांख्य दर्शन बहुत समृद्ध परंपरा उसकी रही है, ईश्वर के लिए उसमें स्थान नहीं है मूलतः। तो कई तरह की विचारधाराएं हमारे यहाँ, जीवन पद्धतियाँ, जीवन शैलियाँ, उनके अनुसार अभ्यास जीवन के वो चलते रहे हैं। तब ये जो भारतीय संविधान में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने की बात कही गई है, तब ये संस्कृत
शास्त्रों या का अध्ययन करने वालों के भीतर कैसे कैसे विकसित हो? हाँ, ये चुनौती है। और क्योंकि मुझे ये लगता रहा है कि संस्कृत के पंडित और संस्कृत के जो प्राध्यापक हैं वो उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया से बहुत ज़्यादा दुष्प्रभावित हुए, और उसकी विडंबना यह है कि उनको ये एहसास नहीं है। बाकी क्षेत्र के लोगों को ये जल्दी अनुभव हो गया कि ये कॉलोनाइजेशन के दौर में बहुत सारी बातें हमको बताई गई हैं जो कि ठीक नहीं है। और धर्मपाल का काम जैसे सामने आया तो जो सजग लोग थे उन्होंने ये अनुभव किया कि 18वीं शताब्दी में भारत जैसा था, उसमें जो जिस तरह की वैज्ञानिक उन्नति थी, जैसी शिक्षा थी, वो पूरे मिटा दिया गया हमारे दिमाग से, उसकी तस्वीर ही। तो संस्कृत के प्राध्यापकों पंडितों के भीतर अभी भी यही धारणा बनी रही कि जो इकहरा बोध है पूरा, वो उनके भीतर कहीं ना कहीं भीतर समा गया है और उस दुनिया में वो जी रहे हैं। और उनको लगता है कि हमारी पूरी भारतीय संस्कृति एक, और हमने दुनिया को ये सारा ज्ञान दिया है। वो इस बात को अगर कहा भी जाए तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो सब झूठ है। जो प्रमाण से सिद्ध हो रहा है, जैसे ये तो प्रमाण से सिद्ध है कि हमने ज्योतिष की कुछ चीज़ें अरब की दुनिया से ली। जैसे रमल और ताजिक के 2 सिद्धांत हमने अरब से लिए, उन पर संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए। अब जिसने किताब लिखी 17वीं शताब्दी में, ताजिक नीलकंठी, वो नीलकंठ बता रहा है कि मैं फलां मौलवी साहब से कश्मीर में सीखने के लिए गया था। उसकी पूरी घटना, बड़ी रोमांचक घटना उसने बयान की है कि कैसे मैं पहुंचा। वो पहाड़ी पर रहते थे और जैसे ही उन्होंने दूर से आते मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि आ जाओ, मुझे पता था कि तुम आओगे, इत्यादि। तो ये ताजिक, वहाँ की एक अलग कुछ विद्या थी, कुछ इस तरह की। तो हमने कुछ लिया भी होगा, और तो उससे क्या है कि ये कहा जाता है बहुत जल्दी वो रिएक्ट करके वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो हमारे यहाँ से पहले गई थी असल में वहाँ, और फिर वो हमारे यहाँ पोथियाँ चुरा ले गए। फिर तो सब भी कि मैक्स मुलर हमारे यहाँ से चुरा के ले गया था, और वो जर्मन आया, वो किताब चुरा के ले गया था, उसने एटम बम बना लिया, और इस तरह की बातें। और आप खुद राधा वल्लभ जी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, आपने इस पूरी धारणा को तोड़ने के लिए क्या कुछ किया? हाँ, इस धारणा को तोड़ने के लिए कुछ तो हम जो बोलते रहे हैं, जिन माध्यमों से हम बातचीत करते रहे हैं, उसमें कुछ लोग तो स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और फिर हमको वो संस्कृत विरोधी, देश विरोधी, देशद्रोही तक भी कह सकते हैं। ये सब भी हो सकता है। तो ये सब चल रहा है लेखन के द्वारा और व्याख्यान के द्वारा, और कुछ पाठ्य पुस्तकें जब मैं संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति था तो इस तरह की बनवाई जाएं। ये मैंने प्रयास किया कि हमारे करिकुलम में, हमारी पाठ्यचर्या में इस तरह की बातें आएँ। तो इसमें संघर्ष फिर करना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि हम NCERT में थे, वहाँ की संस्कृत की पाठ्यक्रम समिति का अध्यक्ष मुझे बनाया गया। उस समय कृष्ण कुमार NCERT के निदेशक हुआ करते थे, वो हमारे मित्र भी रहे। तो उन्होंने आग्रह किया कि राधा वल्लभ जी, इसको आप इसके संस्कृत के बोर्ड के अध्यक्ष का रहना स्वीकार कर लीजिए। तो मैं उसमें जाता था। तो स्कूल के अध्यापक बहुत जल्दी रिएक्ट करते थे। हमने कहा कि अब्दुल रहीम खान खाना का गंगाष्टकम है, वो सुंदर कविता है और सरल भी है, अच्युत चरण तरंगिणी शिव शिर मालती माले। और वही उन्होंने दोहा में इसी तरह का उन्होंने लिखा है। उन्हें बड़ा संवाद है उनकी ब्रज भाषा की कविता में, संस्कृत की कविता में। उन्होंने संस्कृत में 3 किताबें लिखी हैं। और रहीम खान खाना फारसी के बहुत अच्छे पंडित, हिंदुस्तानी के बहुत अच्छे जानकार, और उर्दू और ब्रज भाषा में अच्छी कविता, महान कवि हैं। तो वो संस्कृत के अच्छे कवि हैं, तो क्यों नहीं हम चला सकते? हमारे बच्चों को पता चले कि इन्होंने भी लिखा है। तो कहते थे नहीं साहब, ये नहीं है, ये ठीक नहीं रहेगा। और हमने कहा कि दारा शिकोह के बारे में पढ़ाया जाए, उस पर रिएक्ट करते थे। तो हम इस तरह का जब बताना चाहते हैं कि अन्य परंपराएं हमारे यहाँ आई, और अगर बाहर से लोग आए तो उनके साथ हमारा जो एक सांस्कृतिक विनिमय हुआ है, सूफीवाद आया तो यहाँ की धरती पर वो आकर के फला फूला है, तो उससे क्या क्या परिवर्तन हुए हमारी संस्कृति में, इस पर हम बताना चाहें। तो अब ऐसे समय में हम रह रहे हैं कि उसको बहुत ज़्यादा
अलग ढंग से प्रस्तुत किया जाता है और पूरा इतिहास हमारा अब लगता है कि जिस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए था वैसे नहीं पढ़ाया गया और अभी भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो ये सारी समस्याएं हैं, उसमें हम अपने स्तर पर प्रयास अब कर सकते हैं और कुछ लोग हैं जो सुनने को तैयार हैं, तो उनके बीच में हम अपनी बात कह सकते हैं। ठीक, इधर की भारतीय राजनीति में ऐसा देखा गया राधा वल्लभ जी कि संस्कृत में भी शपथ ली गई है ना, संसद के भीतर संस्कृत भाषा में शपथ ली गई और ये दर्शाने का प्रयास ज़्यादा किया गया कि ये हिंदू धर्म की या हिंदुत्व की वाहक है ये भाषा। आपको लगता है कि ये भाषा केवल हिंदू धर्म या हिंदुत्व की ही वाहक है और या कि इसको एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? मैं समझता हूँ कि इसको एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मैं ऐसा नहीं मानता कि ये केवल हिंदू विचारधारा, हिंदू धर्म की भाषा रही है। संस्कृत भाषा किसी धर्म विशेष की भाषा नहीं रही और उसमें क्रिश्चियनिटी पर साहित्य लिखा गया, बहुत पहले से लिखा जाता रहा है। भविष्य पुराण में यीशु के बारे में है, वो तो पुराण है, वो महापुराणों में से एक माना जाता, महापुराणों में से एक पुराण है। और भी पूरा क्रिस्तु भागवतम है, बड़ा महाकाव्य क्राइस्ट पर संस्कृत में लिखा गया है। क्रिश्चियन लिटरेचर अनुवाद बहुत हुआ है, इस तरह की उस पर मैंने खूब बातें की हैं। कुरान शरीफ के अनुवाद संस्कृत में हुए हैं और आप इस बात को लोग स्वीकार क्यों नहीं करते हैं जब मैं कहता हूँ कि शुक्र नीति एक किताब है, वो एक शुक्राचार्य ऋषि माने गए, उनका लिखा हुआ ग्रंथ है और वो 8वीं-9वीं शताब्दी में लिखा गया। अब उसमें वो बताते हैं कि 32 विद्याएं पढ़ाई जानी चाहिए। हमारे यहाँ जो विद्याएं हैं वो लगातार ग्रो करती गई। विद्या मतलब करिकुलम में पढ़ाए जाने वाले जो विषय हैं, तो पहले आन्वीक्षिकी विद्या पढ़ाई जाएगी जो कि तर्क विद्या है, वो एक ही विद्या है। फिर यह कि 3 वेद और आन्वीक्षिकी पढ़ाए जाएंगे। फिर वार्ता, हस्बेंड्री और एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर, वार्ता उसको कहते हैं, ये पढ़ाई जाएगी और आन्वीक्षिकी वेद पढ़ाए जाएंगे। इस तरह से विद्याएं 4 होती हैं, फिर 14 हो जाती हैं कि 6 वेदांग, 4 दर्शन, ये सब मिला करके 14 विद्याएं, फिर 18 हो जाती हैं। शुक्राचार्य कहते हैं कि 32 विद्याएं पढ़ाई जानी चाहिए। 32 विद्याओं में वो यवन विद्या एक विद्या बताते हैं। अच्छा, हर विद्या की वो खूबियाँ बताते हैं कि क्या क्या हैं। तो कहते हैं कि यवन विद्या, इसमें एक निराकार ईश्वर को माना जाता है, किसी अन्य देवता को नहीं माना जाता है, एक ही इनकी किताब है। तो किसकी बात वो कर रहे हैं? 8वीं-9वीं शताब्दी में एक किताब हमारे यहाँ शुक्राचार्य ऋषि के नाम से लिखी हुई आ गई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि यवन दर्शन पढ़ाया जाना चाहिए, 32 विद्या में से एक विद्या मानी जानी चाहिए। तो उस समय तो तुर्क हमलावर और मुग़ल तो आए ही नहीं हैं। उनके आने के पहले हम लोग परिचित हैं कि एक इस्लाम है और इस्लामिक फ़िलासफ़ी आ चुकी है, तो उससे हमको संपर्क रखना चाहिए क्योंकि बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो हमारे पुरखे इतने अवेयर रहे हैं बाहर की परंपराओं के बारे में। तो वो जो आप कह रहे थे कि वो जम्बूद्वीप की बात करते हैं, जम्बूद्वीप की बात नहीं, भरतमुनि तो 7 द्वीप बताते हैं। जैसे 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे ज्योग्राफी में पढ़ाए जाते हैं, वो ठीक नाम दूसरे हैं। वो क्रौंच द्वीप कहेंगे, श्वेत द्वीप कहेंगे, आप उसको बताएंगे कि अफ्रीका है और ये अमेरिका है, नाम दूसरे हैं। उसमें जम्बूद्वीप एक एशिया के लिए आ जाता है। तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि भारत की संस्कृति ही सारे जम्बूद्वीप की संस्कृति है, या भारत की संस्कृति ही क्रौंच, श्वेत आदि जो द्वीप हैं जो कि मैक्सिकन कंट्रीज उन सब में पहुंच करके हैं, तो उसमें केवल यही एक संस्कृति, ऐसा नहीं कह रहे हैं। नहीं, लेकिन जब आप कहते हैं जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे, तो आप जब प्रोमिनेंटली जम्बूद्वीप का नाम ले रहे हैं तो आप ये बताने की कोशिश ही तो कर रहे हैं कि ये पूरा हमारा है। नहीं, ऐसा वो क्यों कहेंगे? वो एक भौगोलिक सिचुएशन का वर्णन कर रहे हैं। तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि भारतवर्ष के भीतर जम्बूद्वीप आ जाता है, भारतवर्ष ने ही जम्बूद्वीप को सब कुछ दिया है। उनका आशय भौगोलिक अवस्थिति बताने से है कि जम्बूद्वीप बड़ा है, उसके अंतर्गत भारतवर्ष है, उसके अंतर्गत आर्यावर्त है, उसके अंतर्गत हमारा शहर है। वो तो ये भी कह सकते हैं, पूरी पृथ्वी भी ले सकते हैं, लेकिन वो केवल एक कॉन्टिनेंट लेते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी हमारा उनसे तालमेल ज़्यादा है, आदान प्रदान ज़्यादा है। वो हमारे पास के देश हैं, जम्बूद्वीप के जो देश हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, लंका है, तो ये हमारे निकट हैं सांस्कृतिक दृष्टि से। तो ये तो हम कह सकते हैं कि भारत में कई संस्कृतियां हैं, लेकिन उनमें कुछ एक दूसरे से नैकट्य है। जम्बूद्वीप में कई संस्कृतियां हो सकती हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की संस्कृतियां हो सकती हैं कई, उनमें नैकट्य जो है वो
टाइम और स्पेस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी दृष्टि से हो सकता है, जो हमारा विश्वबोध है और ये जो एक तरह का एहसास है कि हमारे यहाँ कई परंपराएं हैं, हमारा कोई एक धर्म ग्रंथ नहीं, हमारा कोई एक प्रॉफिट नहीं, ये जो पूरी बहुलता का एहसास है, ये जम्बूद्वीप की संस्कृति का एक सूत्र में बांधने वाली चीज़ें हैं। तो पूरी विविधता के भीतर कहीं न कुछ ऐसे अंतर्निहित अभिप्राय हैं जो कि इनको जोड़ते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जम्बूद्वीप के भीतर भारतवर्ष है, भारतवर्ष के भीतर आर्यावर्त और हमारा नगर। तो यानी जो मेरा सवाल था, हाँ, संस्कृत भाषा में शपथ और संस्कृत में ही ये अवधारणा है कि भाषा हमको मुक्त करती है, भाषा हमारे चेतना के बंधनों को खोलती है। और भाषा केवल व्यवहार के लिए नहीं है, भाषा केवल कम्युनिकेशन के लिए नहीं है। तो जो हम उत्तर आधुनिकता की बात करते हैं तो वहाँ कुछ इस तरह की बातें आती हैं और वो इस तरह से मिलती जुलती बातें कुछ करते हैं। उससे ज़्यादा बड़े जीवन मूल्यों के बोध के साथ इस तरह की बातें हमारे यहाँ के चिंतकों ने कही हैं। तो वो संस्कृत हमको वो देती है, वो जो मूल्यबोध हैं कि भाषा कितनी बड़ी चीज़ है मनुष्य के लिए। वो केवल इसलिए नहीं है कि आप अच्छा है, जिसको शपथ लेना है ले, जिसको संस्कृत में बातचीत करना है बातचीत करे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मैंने संस्कृत में ये कह दिया कि पानी लेकर के आओ, जलम आना है, मैंने संस्कृत में अपनी पत्नी से कह दिया मान लीजिए, या मैंने परिवार में जो रोज़मर्रा की बातचीत है वो संस्कृत में कर ली, तो मुझे उससे आत्मिक आनंद कितना मिलता है। मुझे अपनी जो भाषा है मालवी, उसमें बोलने में आत्मिक आनंद मिलता। मैं पत्नी से अगर अपने घर बार की भाषा में बात करता हूँ तो उसमें जो आत्मीयता सुकून मिलता है वो संस्कृत को रोज़मर्रा की भाषा बना देने से थोड़ी मुझे मिलेगा। तो सभी भाषाएं रहेंगी, ऐसा तो है नहीं कि संस्कृत ही रहे और केवल संस्कृत ही छा जाए, ऐसा कोई मानता है तो बहुत ही गलत है। तो मेरे लिए मेरी भाषा मान लीजिए मालवी है, तो मालवी का होना मेरे लिए बहुत अर्थ रखता है कि वो मेरी एक अलग पहचान। बचपन में जो मैंने माँ थी अगर तो उनके मुँह से सुनी है, घर में पिताजी के मुँह से सुनी है, बुजुर्ग लोगों के मुँह से सुनी है, उसमें मेरी नसों में मालवी का संस्कार कहीं है। तो उस नाते वो मेरे लिए एक अर्थ रखती, उसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं एक बड़ी परंपरा को छोड़ दूंगा अगर मैं उसको छोड़ता हूँ। तो ये इस बात का बहुत ज़्यादा मेरे लिए अर्थ नहीं रखता कि मैं रोज़मर्रा की चीज़ें संस्कृत में क्या बोल लेता हूँ या नहीं बोल लेता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं ही बोल सकता हूँ। संस्कृत में सरल कहानियाँ लिखता ही हूँ, मैं बच्चों का साहित्य भी लिखता हूँ, मैं बातचीत कर ही लेता हूँ। हम लोग कवि सम्मेलन करते हैं, उसमें संस्कृत में खूब बातचीत धड़ल्ले से करते ही हैं। लेकिन जो चिंतन की महनीय परंपराएं हैं जो कि अन्य भाषाओं में उस रूप में नहीं हैं, और जो मूल्यबोध हैं हमारे देश के, उनकी जो ऊंचाइयां हैं वो जिस तरह से संस्कृत में संभव हो सकी और उनसे हम कितना अब ले सकते हैं। तो जो लोग इस तरह से उसका किसी एजेंडे के अंतर्गत इस्तेमाल करते हैं वो उस सारे मूल्यबोध को लेकर के नहीं चलते हैं और उसको कुछ संकुचित कर देते हैं और किसी एक धर्म का नाम फिर वो लेने लगते हैं। तो इसलिए संस्कृत का जो बृहत्तर विश्व है मैं उसके साथ जुड़ा रहना पसंद करता हूँ। उस बृहत्तर विश्व में हाँ राधा वल्लभ जी, क्यों ऐसा है कि आप चूँकि हिंदी में भी लिखते रहे हैं और आप हिंदी और संस्कृत की संधि जिसको बोले, आप वहाँ पर खड़े हुए एक तरीके से एक उद्भट विद्वान भी हैं, तो क्यों ऐसा है कि हिंदी में तो दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, ये तमाम चीज़ें आ गईं, लेकिन संस्कृत सवर्णों का एक तरीके से साहित्य बनकर रह गया। हालांकि अभिनव शुकसारिका में आपने लिखा भी है, उसमें एक दो जगह चीज़ें आई भी हैं कई जगह पर, लेकिन बृहत्तर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो नहीं मिलता है। ये भी एक गलत धारणा है कि संस्कृत में उस तरह का विमर्श नहीं हुआ। उस तरह का विमर्श संस्कृत में चला आ रहा था। तो मेरा, जैसे मैंने ये कहा कि संस्कृत में जनजीवन पर, लोक जीवन पर लिखने वाले कवियों की एक कतार चली आ रही है, चौथी 5वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक, 19वीं शताब्दी तक, और आधुनिक साहित्य में तो बहुत है ही। तो इस तरह की रचनाएं होती आ रही हैं जो कि आम लोगों के बारे में लिखने वाले लोगों की रचनाएं हैं। उसी तरह से जिनको दलित कहते हैं उनके बारे में लिखने वाले लोग तो संस्कृत में रहे ही हैं। और वो तो बाणभट्ट ने वर्णन किया है कि किस तरह से जो ट्राइब्स हैं वो अपनी जंगल से कुछ ले जाना चाहते हैं तो जो वनपाल है उनको रोकते हैं, वो संघर्ष होता है। ये हर्षचरित में उन्होंने इस तरह के लिखे हैं और वो झगड़ पड़ते हैं कि कैसा राजा है, कौन राजा है जो हमको हमारे जंगल से ये चीज़ें हमारी ले जाने से मना कर रहा है। वो
कुल्हाड़ी उठा करके खड़े हो जाते हैं। ये बाणभट्ट ने वर्णन किया है। आदिवासियों के वर्णन खूब आते हैं उन्हीं कविताओं में, शबर लोगों के, पुलिंद लोगों के वर्णन आते हैं। तो ये बाद में ये मार्जिनलाइज की गई हैं चीज़ें बाद के काल में जा कर के। मुग़ल पीरियड से धीरे धीरे ये प्रक्रिया शुरू होती है, और हमारा जो औपनिवेशिक काल का दौर है अंग्रेज़ों के शासन का, उसमें बहुत ज़्यादा किया जाता है कि संस्कृत की एकदम जनजीवन से जुड़ी हुई चीज़ें और जो एकदम निचले तबके के लोग हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ें अगर हैं संस्कृत में, तो उनको कहा जाए कि ये सब कुछ नहीं है, ये है नहीं, और इसको पर्दा इस पर डाला जाए। तो ऐसा किया गया। और आधुनिक साहित्य में तो संस्कृत में ऐसे कई लोग हैं जो दलितों के बारे में लिख रहे हैं। जो खुद दलित है, वो खुद दलित हैं, उसमें मैं एक नाम बता सकता हूँ जो जिसको वो जो स्कैवेंजर्स कहते हैं, मेला ढोने वाले, उनकी कम्युनिटी से आई हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग में वो हैं, आपके ही यूनिवर्सिटी में है, वो पढ़ाती हैं। उन्होंने संस्कृत में भी लिखा है और वो खूब बोलती भी रही हैं इस पर, विवादास्पद भी हुई, उनकी आत्मकथा भी आ चुकी है। तो इस तरह के लोग और भी मिल सकते हैं, आएंगे धीरे धीरे। लेकिन मैं इस तरह का इस तरह का कंपार्टमेंटलाइजेशन, विभाजन बहुत ज़्यादा स्वीकार नहीं करता कि दलित होना बहुत ज़रूरी है दलित जीवन के अनुभव के लिए। नहीं, स्वानुभूति तो अलग है ही ना। सहानुभूति में लिखा गया साहित्य अलग है और स्वानुभूति हाँ। तो जब तक वो नहीं होगी तब तक आप कैसे करेंगे। हालांकि ये भी एक गलत धारणा है कि जो जन्मना दलित है पूरी तरह सही वही नहीं लिखेगा दलित साहित्य। ये भी एक तरीके का एक धारणा। साहित्य के साम्राज्य में इस तरह का कोई नियम नहीं बनाया जा सकता कि जिस वर्ग से आया है वही उस वर्ग के बारे में प्रामाणिक रूप से लिखेगा। लेकिन अनुभव तो एक चीज़ होती ही है। अनुभव एक चीज़ होती है। अगर मैंने वो अनुभव नहीं किया है तो मैं तो खाली वो सूचनाओं के आधार पर लिखना उसको शुरू कर दूंगा। हमारे यहाँ एक माना गया कि प्रतिभा में परकाय प्रवेश की शक्ति होती है, वह बहुत कुछ जान लेती है, बिना प्रत्यक्ष अनुभव के भी वह एहसास कर सकती है, ये शक्ति होती है। तो साहित्यकार कवि जो है परकाय प्रवेश कर सकता है, ये हमारे यहाँ माना गया। तो ऐसे कवि मिल जाते हैं, नहीं तो फिर ये सारा साहित्य के सारे जो मानक हैं वो टूट जाएंगे अगर हम ऐसा मान करके चलेंगे। तब ये कहा जाएगा कि सूरदास कैसे वर्णन कर सकते हैं रंगों का और इन सब चीज़ों का, संसार का इतना प्रामाणिक चित्रण वो कैसे कर सकते हैं, उन्होंने तो देखा ही नहीं है। अच्छा, क्या संस्कृत साहित्य पूर्वाग्रहों से आवेशित नहीं है, जहाँ पर संस्कृत के साहित्यकार या आचार्य वो जातिवाद और वर्ण व्यवस्था को त्याग नहीं पाते हैं? हाँ, ये थोड़ा जटिल सवाल है। और ये तो सही है कि परंपराएं हैं, परंपराएं बांधती भी हैं, और अनेक साहित्यकार ऐसे हैं जो वर्णाश्रम व्यवस्था से बंधे हुए तो हैं ही, उसके जो मूल्य हैं उनसे जुड़े हुए हैं ही, और उनका कहीं दुरुपयोग हुआ है तो उसके साथ वो चल रहे हैं, ये भी है, यह तो सही है। लेकिन बराबर प्रतिरोध भी होता रहा। तो साहित्य में जिस तरह से केवल अभिजात साहित्य की, शिष्ट साहित्य की परंपरा संस्कृत में नहीं रही, और मैं ये नहीं मानता कि दरबारी साहित्य लिखा गया है संस्कृत में। कोई ऐसे दरबारी कवि नहीं थे, वो बार बार जनता के पास जाते थे। तो साहित्य इन सब को तोड़ता रहा है, इन सीमाओं को तोड़ता रहा है। साहित्य की खूबी, कवियों की खूबी यही है कि प्रतिभा इन सारे बंधनों को तोड़ती है। तो सच्चे कवि हैं, यदि सच्चे प्रतिभाशाली कवि हैं, तो इस तरह के बंधनों को, चाहे वो जाति पाति के नाम पर हों या इस तरह की रूढ़ियों के नाम पर हों, उनको तोड़ते हैं। तो साहित्य इस तरह से आगे बढ़ता है। और संस्कृत में चूँकि नया साहित्य लिखा जा रहा है, तो संस्कृत में जो नया लिखने वाले लोग हैं वो तो काफ़ी, उनमें से कई लोग बहुत आगे का साहित्य लिख रहे हैं। ठीक। आपकी एक पुस्तक है काव्य शास्त्र और काव्य, जो बाद में संस्कृत काव्य शास्त्र और काव्य परंपरा नाम से जी नए संस्करण के साथ आई। हाँ। चूँकि आप काव्य शास्त्र पर लगातार लिखते रहे हैं, तो मैं ही जानना चाहता हूँ राधा वल्लभ जी, क्या आधुनिक कविता, चाहे वो संस्कृत की हो चाहे वो हिंदी की हो, क्या उनको काव्य शास्त्र की कसौटी पर कसा जा सकता है? हाँ, उसमें केवल यही होगा कि केवल संस्कृत काव्य शास्त्र की कसौटी पर ही नहीं, जो अन्य मानक निकलते हैं, चाहे वे हिंदी विमर्श से, हिंदी साहित्य आलोचन के विमर्श से निकले या यूरोप के साहित्य से निकले, उन पर भी कसा जाए, उनके अनुसार भी विचार करके देखा जाए।
लेकिन संस्कृत काव्यशास्त्र में अनेक इस तरह के टूल्स, सिद्धांत या उपकरण हो सकते हैं, औजार हो सकते हैं, जिनसे कि हम आधुनिक साहित्य की किसी भी कृति की मीमांसा कर सकते हैं और उसको बेहतर समझ सकते हैं। तो ये संभव हो सकता है। तो मैंने इस तरह का प्रयास तो किया है कि मैंने अज्ञेय या मुक्तिबोध या जयशंकर प्रसाद की कविताएं सामने रख करके और रीति, वक्रोक्ति और अलंकार, इनके आधार पर हम इसकी कैसे बेहतर समझ हम इसकी कैसे विकसित कर सकते हैं। ध्वनिवाद तो इसमें बहुत कारगर है ही कि उसमें कविता जो गूंजें छोड़ती हैं हमारे भीतर, उसकी बात ध्वनि सिद्धांत करता है और अर्थ की जो लड़ियाँ एक के बाद एक निकलती हैं, हमारे चित्त पर उसका जो असर होता है उसकी बात वो करता है। लेकिन इस समय जो पोस्ट मॉडर्न थ्योरीज में पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आया, उत्तर संरचनावाद आया, उसने काव्य के साहित्य के स्ट्रक्चर की बात शुरू की कि हम इस पर नहीं जाएंगे कि वो क्या गूंज उसकी पैदा हुई, हम उसके भीतर उसको नापने की कोशिश करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या है, संरचना उसकी क्या है और उसमें वो क्या कह रही है, कविता अपने आप से क्या कह रही है, ये उसके भीतर से ही हम जानना चाहेंगे। तो संरचना को मीमांसित करने के लिए रीति जो वामन का सिद्धांत है और कुंतक का जो वक्रोक्ति सिद्धांत है और अलंकार की जो पूरी अवधारणा है, जो कि बड़ी अवधारणा है, ये बहुत कारगर होते हैं। तो उसके द्वारा हम ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कोई यदि रूपक अलंकार है तो वो कितना फैलाव कविता में उसका हो सकता है। जैसे कि हम मैं इसको और गहरे में समझने की कोशिश करता हूँ इस तरीके से कि आप एक आलोचक हैं। हाँ, आपकी तैयारी आलोचना के भीतर या कृति के भीतर घुसने की किस तरह से होती है? क्योंकि आपके मूल में तो काव्यशास्त्र है, जहाँ से आप जिसकी आपने तैयारी की है, जो आपका आधार है, लेकिन कभी कभी आप उसको तोड़कर आधुनिक काव्य को शायद काव्यशास्त्र छोड़कर भी पढ़ने की कोशिश करते होंगे। जब आलोचना के भीतर घुसते हैं तो कैसे एक आलोचक खुद को तैयार करता है उस पाठ को पढ़ने के लिए? हाँ, आलोचक किस प्रकार से किसी पाठ पर विमर्श करता है, इसमें देखिए पाठ पहले सामने है, पाठ पहले है जिस पर मुझे बात करना है और मैं उसमें उतरता हूँ और फिर मुझे जैसा जैसा स्मरण आता है कि इसमें मैं भाविक अलंकार क्या देख पा रहा हूँ। भाविक एक बड़ा अलंकार है जिसमें कहा गया कि किसी दृश्य को साकार करता चला जाता है कवि, एक चित्रों की लड़ी इस प्रकार से बना देता है कि जीवंत रूप में वो चित्र हमारे सामने जीवंत होकर के घूमते जाते हैं, आँखों के सामने प्रत्यक्ष की तरह से हो जाते हैं, तो वह भाविक अलंकार बनता है। तो कहीं कहीं पूरा का पूरा जो डिस्कोर्स है कि कामायनी का हो सकता है या निराला के तुलसीदास का हो सकता है, तो उसमें अगर वो लिविंग इमेजेस उस तरह की बनती हैं और एक पेनोरामा ऑफ इमेजेस, एक चित्रमाला उस तरह की सजीव चित्रों की हमारे सामने घूमती हुई चली जाती है, तो उसको पढ़ते यदि मुझे वो उस तरह का अनुभव होता है तो मैं कहूँगा कि भाविक अलंकार है। तो हमारे अलंकार शास्त्र में उसके लिए एक कैटेगरी बनाई गई है, उसका विस्तार से लक्षण किया गया है। फिर आचार्य विचार करते हैं कि भाविक का जो अनुभव है वो कैसे होगा, इसमें जो कविता का साक्षात्कार है वो कैसे करता है, इस पर अलंकारवादी विचार करते हैं। तो ये कहते हैं कि रसानुभूति नहीं है, क्योंकि वो उसको सजीव रूप में अपने सामने प्रत्यक्ष की तरह देख रहा है, उसके आस्वाद में नहीं डूब रहा है वो, तो उसका साक्षात्कार कर रहा है। तो ये किसका साक्षात्कार कर रहा है? कविता की जो संरचना से इमेजेस खड़ी हो रही उनका वो साक्षात्कार कर रहा है। तब तो पाठ का चुनाव भी उसी हिसाब से होता होगा। पाठ का चुनाव उसी हिसाब से हो सकता है। अब जो पाठ मुझे दिया गया है, जो मेरे सामने है और जिस पर मुझे बात करना है, यह भी हो सकता है कि मैं काव्यशास्त्र पढ़ रहा हूँ और उसका मैं नया उदाहरण खोजना चाहूँ कि क्या प्रसाद की कोई कविता ऐसी है जो कि इन मानकों के अनुसार मैं उस पर बात कर सकता हूँ। तो जैसे आपने जिस किताब की चर्चा की, मेरी जो 9वीं क्लास में किताब लगी, उसमें मैंने वे दिन भी क्या दिन थे ऐसी एक कविता है, उसकी मीमांसा की है इस तरह की। या महादेवी वर्मा की कविता है जाग तुझको दूर जाना, तो उसकी मैंने प्रयास किया है कि इसमें किस तरह से हम इसकी मीमांसा कर सकते हैं। तो दोनों बातें संभव हैं कि मैं काव्यशास्त्र पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, मैं पुराना उदाहरण न दे करके एकदम नया उदाहरण देना चाहूँ, जो कि बहुत स्वाभाविक है कि मैं वही उदाहरण क्यों दूँ जो कि कालिदास का उदाहरण है उपमा अलंकार का, मैं प्रसाद की कविता से दे सकता हूँ। प्रसाद उसमें बहुत कुछ नया जोड़ते हैं। तो उससे कई बार ये होता है कि जो पुराने काव्यशास्त्र की जो अवधारणा है
उसको हम सत्यापित करने लगते हैं तो वो अवधारणा अपने आप में फैल करके थोड़ी बड़ी हो सकती है कि उस अवधारणा में हम परिष्कार कर रहे हैं। तो काव्यशास्त्र और काव्य दोनों एक दूसरे के रूबरू होकर के एक दूसरे को संवर्धित करते हैं, एनरिच करते हैं। ये प्रक्रिया इसके द्वारा हो सकती है कि पुराने काव्यशास्त्र को हम फिर से रिवाइव ही नहीं करते हैं, उसको अपने समय में हम विस्तारित करते हैं और पुरानी कोटियों में नई कोटियाँ जोड़ते हैं। तो इस तरह का प्रयास हम कर सकते हैं। जैसे मैंने संस्कृत में जो इसकी एक शास्त्रीय किताब लिखी संस्कृत में, वो अभिनव काव्यालंकार सूत्रम है, जिसका सूत्र आपने उद्धृत किया। वो उस किताब में सूत्र है कि लोकानुकीर्तनम काव्यम। अब काव्य के लक्षण हमारे यहाँ क्या किए जाते हैं कि शब्द और अर्थ का साहित्य काव्य है, ये सब पढ़ाए जाते हैं, इस तरह का लक्षण है। तो मैंने एकदम अलग हट करके ये कहा, तो वो परंपरा से भी जुड़ता है। लोक का अनुकीर्तन काव्य है। अनुकीर्तन से मेरा आशय यह है कि फिर से करता, रिटेलिंग है, फिर से कहता है, फिर से रचता है, दी हुई दुनिया को फिर से रचता है। जितना जो कुछ देखता है, सुनता है, संसार में देखा सुना हुआ जो कुछ भोगा हुआ है, उसको अपने शब्दों और अर्थों के माध्यम से फिर से बयान करता है, नैरेटिव अपना खड़ा करता है। तो उसमें शब्द और अर्थ तो आ ही जाएंगे। जब अनुकीर्तन होगा मतलब शब्द और अर्थ के ही द्वारा, कथन, कीर्तन का मतलब नैरेटिव है। तो लोक का फिर से नैरेटिव खड़ा करना, ऐसा अगर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, साहित्य का लक्षण यदि मैं कर रहा हूँ, तो मैं उस पूरी परंपरा को भी एक अपने समय तक ला करके पुनः परिभाषित कर रहा हूँ और लक्षण का फिर से विस्तार कर रहा हूँ, ये आप कह सकते हैं। इस तरह से कुछ अलंकारों के लक्षण में भी मैंने प्रयास किया और कुछ नए अलंकार मैंने प्रस्तावित किए कि अगर हम ये कहते हैं कि तनाव है कविता में, जैसा कि नामवर सिंह ने कहा कि आधुनिक कविता में तनाव है, तो हम इस तरह के अलंकार हम मानते हैं कि विषादन एक अलंकार आचार्यों ने बताया कि हमको डिप्रेशन का अनुभव देती है कविता, बहुत उसमें छोड़ करके जाती है, वो एक अलंकार कविता का बनता है। तो तनाव को हम एक अलंकार क्यों नहीं मानेंगे? और उस तरह की कविताएं पुराने भी हम दे सकते हैं उदाहरण में। क्या इसीलिए आपने नया साहित्य शास्त्र रचा कि संभवतः जो पारंपरिक काव्य शास्त्र है वो आज के नव विराट को अपने भीतर समेटने में शायद उतना मादा नहीं रखता था? उतना मादा अपने आप में नहीं रखता है, लेकिन मैं उसको विस्तार दे सकता हूँ। उसको मैं फिर अपने समय तक खींच करके लाता हूँ। यही सहज प्रक्रिया है कि काव्यशास्त्र की जो कोटियाँ हैं वो पुनः परिभाषित होती जाती हैं। तो इसलिए उपमा का एक लक्षण तो नहीं है, बार बार लक्षण किया जाता रहा। तो फिर किसी ने उसमें जोड़ा कि जो समानता के आधार पर उपमा दी जाती है, इसमें जोड़ा जाए कि ये जो सादृश्य है ये उद्भावित है। उद्भावित मतलब कवि के द्वारा बताया गया सादृश्य है, इसको हर कोई नहीं जानता है, हर कोई इमेजिन नहीं कर सकता है कि ये चीज़ें समान हो सकती हैं, तब उपमा होगी। तो ये चीज़ उसमें जुड़ती है। तो ऐसे हम हर अलंकार के बारे में अपने समय में ला करके उस अलंकार के कॉन्सेप्ट की, या कोई भी जो कैटेगरी है, कोटि है, रीति है, चाहे वक्रोक्ति है। जैसे वक्रोक्ति का जो अध्ययन किया जाता है, तो जो श्लोकोव्स्की रूस के संरचनावादी चिंतक हैं, उनका सिद्धांत है कार्निवलाइजेशन की एक उत्सवीकरण करती है कविता उसमें। तो वो कुंतक उस तरह की बातें बहुत सारी कहते हैं कि जो अलौकिकता का अनुभव देती है, उसको कहीं वो अजनबियाना कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इस तरह से कि हमारे लिए अजनबी हैं उनको उठा देती है। तो कुंतक अपनी भाषा में उसको कहते हैं। तो हम इन दोनों को सामने रख कर के विस्तारित कर सकते हैं कि हमारे समय के जो अनुभव हैं कि कविता अजनबी आने का अनुभव देती है, कार्निवलाइजेशन कहती है, और कुंतक उसको अलौकिकता का साम्राज्य कविता का कहते हैं कि जो सामान्य रूटीन के शब्द हैं उनके रूटीन के अनुभव से अलग हटा करके हमको एक ऐसे संसार में कविता के शब्द ले जाते हैं। इस तरह की बात कुछ वक्रोक्ति सिद्धांत में कुंतक कहते हैं। तो जो नज़दीकियाँ हैं संस्कृत काव्य शास्त्र की और पश्चिम के विचारकों की, उनको आमने सामने रख करके हम अपने काव्य शास्त्र को भी अपने समय तक विस्तारित कर सकते हैं और नई जो कविता है उसको व्याख्यात भी कर सकते हैं, व्याख्या उसकी कर सकते हैं। आपने इसकी भूमिका में बहुत सुंदर एक शब्द का इस्तेमाल किया है, समरभ, जिसमें आप लिखते हैं कि पश्चिम में सस्यूर, सूसन लैंगर, चॉम्स्की आदि के प्रतिपादन तथा उत्तर आधुनिकतावाद के समरभ के संदर्भ में संस्कृत के आचार्यों द्वारा सुनिर्मित अलंकार तत्व की महती पीठिका पुनः उजागर करना आज ज़रूरी हो गया है। हाँ ठीक है, आपने खूब पढ़ी है मेरी किताब। उस पूरे शब्द ने मतलब जो तनाव जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको तोड़ने और नए तरीके से क्यों ज़रूरी है इस पूरे पाठ को पढ़ना,
मतलब वो पूरा एक शब्द ही मेरे ख्याल से परिभाषित कर देता है। हाँ हाँ, तो जितना जो कुछ भी मूवमेंट है, जद्दोजहद है, कशमकश है, इस समय पश्चिम में भी जो हो रहा है, वो उसको फिर हम अपनी परंपरा का विस्तार करते हुए और कैसे समझें उसको, तो ये जिसको हर्मेनेटिक्स भी आजकल कहा जाता है कि दो परंपराओं को आमने सामने रख कर के हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह से दो हीरे या दो आईने आमने सामने रखे जाएं तो वो एक दूसरे को आभासित करते हैं, एक दूसरे की इमेजेस एक दूसरे में डालते हैं, तो उस तरह की ये कोशिश हो सकती है। थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, आपकी एक और किताब है कामसूत्र। हाँ। उसका आपने क्या कहते हैं उसको पुनर्पाठ एक तरीके से कह सकते हैं, आपने उसका किया है। और सबसे पहला सवाल तो बहुत ही बेसिक यही राधा वल्लभ जी कि काम क्या है? क्या केवल दैहिक संबंध, जिसको अंग्रेजी में सेक्स कहते हैं, क्या काम केवल वहीं तक सीमित है? और क्योंकि कामसूत्र में तो काम उससे कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ है। हाँ, ये भी जो हम अभी तक बात करते रहे हैं कि किस तरह से हमारी परंपराओं को गलत समझा गया, और कामसूत्र भी एक बहुत दबी छिपी हुई चीज़, एक वर्जित टेक्स्ट मान लिया गया था, जबकि काम तो एक पुरुषार्थ है। तो हमारे यहाँ जीवन के 4 पुरुषार्थ माने गए, जीवन की 4 अभिप्साएँ हैं, एस्पिरेशंस हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्म केवल मजहब नहीं है, रिलीजन नहीं है जिस तरह से, और अर्थ केवल इकोनॉमिक्स नहीं है, उसी तरह से काम केवल दैहिक संसर्ग नहीं है। तो मैं तो उसको ऋग्वेद से ही जोड़ता हूँ, और मैंने जो कही हैं बातें इसमें वो व्याख्यान के रूप में भी उपलब्ध हैं कि ऋग्वेद में कामशास्त्र किस तरह का है, उपनिषदों में कामशास्त्र किस तरह का है, फिर नाट्यशास्त्र में, महाभारत में कामशास्त्र किस तरह का है। उसकी इतनी लंबी परंपरा है और उसके पीछे एक पूरी फिलॉसफी है, दर्शन है। तो ऋग्वेद में तो ये कहा गया कि सृष्टि के आदि में जब कुछ भी नहीं था, अंधकार की परतों में अंधकार लिपटा हुआ था, और जब कुछ भी नहीं था तब उसमें से एक काम उत्पन्न हुआ, और यह प्रथम विकार था इस सृष्टि में, उसी से सब कुछ फिर निकलता है। तो वात्स्यायन जब लिखते हैं कामसूत्र तो एक बड़े अर्थ में वहीं से लेते हैं कि एक सर्जना की, रचने की इच्छा, जब कुछ भी नहीं है तो उसमें से हम कुछ रचना चाहते हैं। हर मनुष्य के भीतर अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कुछ रचने की इच्छा होती है। वही, क्योंकि उसमें तो 64 कलाओं का वर्णन है। हाँ, जिसमें पठन पाठन भी एक कला है। हाँ बिल्कुल है, 64 कलाओं में पुस्तक वाचन एक कला का नाम है, और समस्या पूर्ति उसमें एक कला है, रंगोली बनाना, कुसुम तंडुल बलि विकारा है, ये उसको उन्होंने कहा, सब्जी अच्छी बनाना, शाक भक्ष्य भोज्य शाक प्रक्रिया, ऐसा कुछ उन्होंने उसको कहा है। तो उसमें तो सभी तरह सारे जीवन की जो कलाएं हैं वो आ जाती हैं, जो कुछ जीवन को खूबसूरत बनाती हैं, वो सब चीज़ें कामसूत्र में बताई गई। और लेकिन हमने उसको बहुत दैहिक संबंधों तक लाकर सीमित कर दिया है। तो ये हमको पश्चिम ने दिया कि उसको सेक्स तक सीमित उसको कर दिया उन्होंने, और वो भी उसका एक पक्ष है, ऐसा नहीं कि वो कामसूत्र में नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ कि केवल आप कामसूत्र की जो किताब है उसमें कितने अध्याय हैं, उसको अधिकरण कहते हैं, अधिकरण सेक्शन या बुक के लिए है, तो 7 अधिकरण उसमें हैं। 7 अधिकरणों में से जो दूसरा अधिकरण है, केवल सेकंड बुक जो उसकी है, उसमें केवल चुंबन, आलिंगन आदि जितने भी ये सेक्स एक्ट जिसको आप कहेंगे, दैहिक संसर्ग के व्यापार हैं, उनका वर्णन है। बाकी सब में क्या है, पहले अधिकरण में उसमें नागरिक की जीवनचर्या का वर्णन है, तो उसका ड्राइंग रूम कैसा हो, बेडरूम कैसा हो, उसका शयनागार, उसमें बिस्तर इस तरह से लगा होगा, उसमें गाँव तकिया ऐसा होगा, उसमें उगालदान आया है वो यहाँ रखा होगा, उसमें वीणा यहाँ रखी होगी, पुस्तक यहाँ रखी होगी, ये सब उसका होगा। फिर वो सुबह उठ कर के क्या करे, कब वो गोष्ठियाँ करे, कब वो अपनी कविता आदि सुने, कहाँ पर, फिर वो उद्यान भ्रमण के लिए जाए, वहाँ पर भी वो अपनी काव्य पाठ आदि की गोष्ठियाँ करे। ये सब जो उसकी एक सिटीजन की, जो एक आदर्श नागरिक की जो जीवनचर्या, रसिक की जो जीवनचर्या है, उसका बहुत ही रिफाइंड ढंग से वात्स्यायन किस तरह से जीवन बिताया जा सकता है उसकी बात वो करते हैं। उसमें तो एक पूरा खंड जो है गृहिणी पर है, एक हाउसवाइफ किस तरह से घर को चलाए,
इस पर वो बात करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि खाली बोतलें, खाली रद्दी का सामान जो है बेच दे, बेच करके जो पैसा मिले उसका हिसाब रखे। मतलब वात्स्यायन ये जानते हैं कि पढ़ी लिखी होगी और वो हिसाब बराबर रखेगी और ज़रूरत पड़ने पर पति को बताएगी कि मैंने ये सब किया घर की आमदनी के लिए, ये सब वो करे, कैसे सास ससुर के लिए वो क्या क्या करे, पति के लिए वो क्या क्या करे, ये सब वो उसमें बताते हैं। उसमें पूरा एक सेक्शन जो है वेश्याओं पर है। मैंने कहा कि वो कितना ज़रूरी था उस ज़माने में। और बहुत ही अद्भुत बात जो वात्स्यायन के बारे में है कि हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि ये ठगने वाली हैं, लूटने वाली हैं, इनके प्रपंच में मत पड़ना। वात्स्यायन तो उनकी तरफ से बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि कैसे पुरुषों के चंगुल से बचने के लिए तुमको क्या क्या करना चाहिए। तुमको लूट करके चले जाएंगे, फीस नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा होता था, वो जानते हैं। तो उनके उसके लिए क्या क्या करे। जो पुरुष तुम्हारा दैहिक शोषण करेंगे और मेहनताना भी नहीं देंगे, ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए क्या क्या करे, उसकी तरफ से वो बोलते हैं। लेकिन राधा वल्लभ जी, बहुत से लोगों का ये मानना है, अध्येताओं का भी ये मानना है कि कामसूत्र जो है वो पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है और महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करता है। इस पर मैंने विचार किया है। और जो पश्चिम के अध्येता हैं कामसूत्र के, वेंडी डोनिगर और सुधीर कक्कड़, उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छपा है, उसको भी मैंने देखा है। उन्होंने ये बात उसमें कही है कि इसमें स्त्री को केवल एक ऑब्जेक्ट की दृष्टि से ही देखा गया है और उसकी विषयता पर, सब्जेक्टिविटी पर विचार नहीं किया गया है। तो मुझे कामसूत्र को पढ़ते हुए ऐसा लगा कि वो पूरी तरह से सही नहीं है। ये तो बात आप सही कह रहे हैं, ये तो मैं मानता हूँ। ऑब्जेक्टिफाई तो करता है, ऑब्जेक्टिफाई भी करता है, हाँ। बिल्कुल, लेकिन उसकी सब्जेक्टिविटी की बात भी वात्स्यायन करते हैं। तो ये तो पूरे संस्कृत साहित्य के बारे में लगभग सही बात है कि वो एक पितृसत्तात्मक समाज की उपज है। पूरी जो हमारा महान कविताएं हैं, क्लासिक्स हैं, उन सब में भी एक पुरुष प्रधान, पुरुषों के वर्चस्ववादी समाज की ही वॉइसेज हैं, उनका चित्रण है। जैसा मैंने कहा कि प्रतिभा की खूबी होती है कि वो ट्रांसेंड करती है, वो अतिक्रमण करती है सीमाओं का। तो कालिदास हैं, भवभूति हैं, बाणभट्ट हैं, ये स्त्री की वेदना का चित्रण जहाँ करते हैं और जहाँ स्त्री के प्रश्न भी उठाते हैं, उसकी तरफ से बोलने लगते हैं। तो पूरे पितृसत्तात्मक समाज में लिखते हुए वो समानांतर जो वेदनाएं हैं स्त्री समाज की, उनकी बात करते हैं। बाणभट्ट बहुत ज़्यादा करते हैं और भवभूति करते ही हैं अपने उत्तरामचरितम में, मालती माधव में। ये तो स्त्री विमर्श की चीज़ें हैं कि सीता की वेदना, और सीता से महिलाएं बार बार राम से पूछ रही हैं, उनको तो कटघरे में खड़ा कर दिया है सीता की सखी वासंती ने कि तुम कैसे तुम इतने कसाई हो सकते थे कि तुमने अपनी प्यारी पत्नी को छोड़ दिया। केवल अपने राजा का यश तुमको प्यारा था और ये प्राण प्रिया तुमको प्यारी नहीं थी। ये सवाल वो उनसे करती है, राम रोने लगते हैं। तो ये जो विमर्श स्त्री की तरफ से आने वाले विमर्श हैं, इनको भी महाश्वेता के वृत्तांत के द्वारा, कादम्बरी के वृत्तांत के द्वारा, मालती के वेदना के द्वारा भवभूति उठाते हैं, और कालिदास भी शकुंतला की वेदना के द्वारा, उसके चित्रण के द्वारा इन सवालों का सामना करते हैं। तो यह तो सही है कि ये सब पितृसत्तात्मक समाज में हुए ये कवि, और कहीं कहीं उनकी सीमाओं में जकड़े हुए भी हमको लगते हैं, लेकिन प्रतिभा जो है वो इन सीमाओं को तोड़ती है। तो वात्स्यायन की बात हम कर रहे थे। वात्स्यायन में भी बहुत सारा जो निरूपण है वो पितृसत्तात्मक समाज के द्वारा किया गया निरूपण है, और वो पुरुषों के लिए लिखा गया है। यह तो मैं, जितने धर्मशास्त्र हैं हमारे, मनुस्मृति हो तो जितनी 100 स्मृतियाँ हैं कम से कम, मनुस्मृति ही तो एक स्मृति नहीं है, सभी पुरुषों के द्वारा लिखे गए हैं। पुरुष की दृष्टि से जितने विधि विधान हैं वो बताए गए हैं वहाँ। तो वात्स्यायन का कामसूत्र इसका अपवाद नहीं है। लेकिन वात्स्यायन चूँकि उदार भी हैं और उन सीमाओं को तोड़ते भी हैं, तो वो इस स्त्री के दृष्टिकोण से कई जगह विचार करते हैं, और बहुत सहानुभूति से ही नहीं, स्त्री के भीतर जो हो सकता है उसकी दृष्टि से विचार करते हैं। जैसे एक तो विचार वहाँ आया ही कि इस दैहिक संसर्ग का स्त्री आनंद लेती है या नहीं, और उस पर अलग कई मत हैं। वात्स्यायन बताते हैं कि नहीं, उसकी अपनी विषयता है, वो आनंद लेती है। इसको वो बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से सत्यापित करते हैं। लेकिन एक तो वो जब अंतःपुर की बात करते हैं, रनिवास का चित्रण उन्होंने किया है, या धनी आदमी के कई पत्नियां होती हैं तो उनकी क्या हालत होती है, इसका वर्णन वो करते हैं। तो उसमें जो उपेक्षिता पत्नी है उसके बारे में जैसा उन्होंने लिखा है, और जितनी वेदना के साथ उन्होंने लिखा है,
वो उससे हम समझ सकते हैं कि वात्स्यायन कितनी दूर तक स्त्रियों के साथ जाते हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो उपेक्षिता पत्नी है, इसकी हालत बहुत ख़राब ही रहेगी, ये कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि एक तो बड़ी रानी है या सबसे बड़ी पत्नी है जिस पर घर की चाबियां जिसके पास हैं, अधिकार जिसका है, और एक बाद में नई नवेली है, उस पर पति रिझा हुआ है या राजा उस पर रिझा हुआ है, ये बीच में है, और इसकी तरफ देखता भी नहीं है। तो ये इसका जीवन ऐसे ही बीतेगा। ये इसके लिए केवल यही है कि बड़ी रानी को प्रसन्न रखे, क्योंकि उसके पास घर का अधिकार है, और ये उसको जो कनिष्ठा है, सबसे छोटी नई नवेली है, उसको सजा धजा करके उसके शयनागार तक ले जाए। उसमें कभी दृष्टि पड़ जाएगी राजा की या पति की, उतना ही इसके लिए हो सकता है। ये उन्होंने कुछ दर्द के साथ उसके लिए लिखा है। वही वात्स्यायन ये भी लिखते हैं कि यदि पत्नी को ऐसा लगता है कि पूरी तरह से मुझे उपेक्षित कर दिया गया है और मुझे यहाँ प्रेम मिल ही नहीं रहा है, तो अगर कहीं से प्रेम मिल रहा है तो चली जाए, भाग जाए। ये उनका वाक्य है, मैंने उद्धृत किया है। तो ये तो अपने समय से आगे की उस पितृसत्तात्मक समाज की सारी रूढ़ियों को तोड़ करके वो बात कर रहे हैं कि प्रेम के लिए छोड़ दे। वही वात्स्यायन ये भी कह रहे हैं कि सारे विवाहों में गांधर्व विवाह सबसे अच्छा है। एक तरफ सारे धर्मशास्त्र के आचार्य हैं, ऋषि हैं, जो ये कह रहे हैं कि ब्राह्म देव बलि, ये जो ब्राह्म प्राजापत्य, ये विवाह सर्वश्रेष्ठ हैं, गांधर्व विवाह इनसे बहुत नीचे है। और वात्स्यायन अपने लॉजिक से बता रहे हैं कि गांधर्व विवाह सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें सारे जो बंधन हैं, रूढ़ियाँ नहीं होती हैं, प्रेम इसमें रहता है, एक दूसरे को पसंद करके विवाह करते हैं, और मैं इसको इसलिए सबसे अच्छा मानता हूँ। तो ये अलग तरह की बातें वो अपने समय के बंधनों को तोड़ करके कई बार करते हैं, ये हम देखते हैं। इससे थोड़ा पहले आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात कही थी, लेकिन मोक्ष का वर्णन तो कामसूत्र में नहीं मिलता। उसका तो पहला ही श्लोक है, धर्मार्थ कामोभ्यो नमः। तो ये धर्म अर्थ काम की बात है, तो मोक्ष फिर कहाँ से आया? हाँ, वात्स्यायन का जो पूरा शास्त्र है उसके लिए उसमें मोक्ष के लिए स्थान नहीं है। जैसे अर्थशास्त्र है, ये जितने शास्त्र हैं, ये हम धर्म अर्थ और काम इन तीनों को अच्छी तरह से हासिल कर लेंगे तो मोक्ष अपने आप फिर आएगा हमारे जीवन में। इस सब का अनुभव करके फिर मुक्ति की कामना जागेगी और उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। जब तक हम इनकी बात कर रहे हैं तब तक हमको मोक्ष की बात करने की आवश्यकता नहीं। उसके लिए वेदांत है, उसके लिए अन्य शास्त्र हैं, ऐसा वो मान करके चलते हैं। इसीलिए कौटिल्य अर्थशास्त्र में ये कहते हैं कि यही 3 पुरुषार्थ हैं हमारे लिए। हाँ, वहाँ भी मोक्ष का वर्णन नहीं है। हाँ, वहाँ भी नहीं है और कामसूत्र में भी नहीं है। तो इनके फ्रेमवर्क में, इनके ढांचे में फिलहाल मोक्ष के लिए स्थान नहीं है। जब ये सब कर लेगा, ये तो हमारे यहाँ भी माना गया कि पहले धर्म के साथ में अर्थ और काम की उपलब्धि करे और जीवन के उत्तरार्ध में जाकर के फिर मोक्ष की साधना करेगा। तो ये जीवन के पूर्वार्ध तक की बात करने वाले शास्त्र हैं, ऐसा हम मान सकते हैं, और वो भी तो आधार है हमारे जीवन का। तो ठीक, आप ही का एक कोट है राधा वल्लभ जी की, मैं जिन चीज़ों को संस्कृत में लिख सकता था संस्कृत में लिखा, हिंदी में लिख सकता था हिंदी में लिखा, और जिनका अनुवाद कर सकता था उनका मैंने अनुवाद किया। यह आपने एक जगह लिखा है, कहा है। संस्कृत में लिख रहे थे, बहुत अच्छी बात है। हिंदी में आने का क्यों सोचा, फिर अंग्रेज़ी में, और फिर अनुवाद करने का क्यों सोचा? ख़ास तौर पर मैं हिंदी में आऊँगा, या फिर इसको ऐसे पूछ लेता हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो लगा कि मैं संस्कृत में नहीं लिख सकता, इन्हें मुझे हिंदी में लिखनी चाहिए? हाँ, ये मुझे लगता रहा, ये मैंने कहा भी है। और जैसे मैं लिखना मैंने कब शुरू किया, इसका अगर मैं याद करता हूँ तो मेरे पिताजी ने ही प्रेरणा दी थी। उन्होंने कभी कह दिया कि लिख लिया करो, मन में कोई बात आए तो लिख लिया करो, निबंध लिखा करो, ऐसा उन्होंने कहा। मैं शायद 2री या 3री क्लास में था तब उन्होंने कहा। उनको लगा कि हिंदी कुछ लिखने लग गया है, तो तब से मैं कुछ लिखने लगा। तो हम लोग बहुत छोटे से गांव जैसी जगह सुठालिया वहाँ थे, और ब्यावरा से 16 मील दूर वह था, ये मुझे याद है। और बस वगैरह भी नहीं चलती थी। हमारे पिताजी तो कई बार पैदल आ जाते थे, जो हेडक्वार्टर टाउन है वहाँ से गांव में। तो बस में हम बैठ कर के आए ब्यावरा से सुठालिया में। वो बस में बैठने का ही अनुभव मेरे लिए बड़ा रोमांचक रहा होगा। 5-6 साल की उम्र में कभी बैठे नहीं थे। तो उस पर मैंने एक पन्ने पर लिखा कि हम बस में बैठे, उसमें बुर्र बुर्र जैसी आवाज़ हुई, फिर वो चली आगे बढ़ी। उसमें पहले जो बसें वगैरह होती थीं, कार तो उसमें तक आई भी नहीं थी हमारे यहाँ, और उसको कोई हैंडल उसमें डाल के यूँ घुमाते थे
तब वो उसके अंदर कुछ पहिए जैसा वो चलता था तो स्टार्ट होती थी, उस तरह का बहुत पुरानी जो चीज़ें हैं, तो वो सब देखा हमने, उसको लिखा होगा। तो मेरी शायद 5-6 साल की उम्र से हिंदी में लिखना छुटपुट जो शुरू हुआ, वो हिंदी में मैं लिखता रहा। फिर मैं किशोरावस्था तक आकर के हिंदी में लिखता रहा। जब संस्कृत की किताबें पढ़ने लगा तो जिस भाषा में पढ़ा है उसमें लिखने की तबीयत मेरी होने लगती थी, वो आकर्षित मुझे करती थी कि उन्होंने जितना सुंदर लिखा है उतना सुंदर मैं लिखने का प्रयास करूं। तब इसमें कोई ये सवाल मेरे लिए बहुत बनता नहीं है, मायने नहीं रखता है कि आप हिंदी में क्यों लिख रहे हैं। मेरा मन हो रहा है तो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। और संस्कृत मैंने पढ़ी किताब और मुझे अच्छी लगी, वो मेरे संस्कार में संस्कृत है, उसके वाक्य मेरे भीतर से आ रहे हैं, उसकी शब्दावली मेरे भीतर से आ रही है और मुझे लग रहा है। अब ये लगना क्यों होता है इसको कहना बड़ा मुश्किल है कि इसको मैं संस्कृत में अच्छी तरह कह सकता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको संस्कृत में लिखूँगा तो। और आपने हाल में अंग्रेज़ी में बच्चों के लिए लिखा, जिसकी भूमिका अनामिका। हाँ नहीं, वो तो मैंने अनुवाद किया। अंग्रेजी मेरी भाषा नहीं है, अंग्रेजी में मैंने मौलिक कुछ नहीं लिखा है, अनुवाद किया। या तो मैंने शोध पत्र जैसे लिखे हैं, किताबें मेरी अंग्रेजी में हैं, वो संस्कृत साहित्य के बारे में विवेचनात्मक हैं। क्रिएटिव राइटिंग मैंने अंग्रेजी में वैसे नहीं की, पर वो जो उपन्यास है मुझे लगा कि वो अंग्रेजीदा लोगों को पढ़ना चाहिए, अच्छा रहेगा, तो मैंने फिर उसका अनुवाद किया। मेरी अंग्रेजी बहुत मंझी हुई बढ़िया नहीं है और वो जब छपेगा तो शायद वो एक अलग तरह की रचना है। तो हिंदी में आपके आए पूर्वरंग, सत्रंत, पागल हाथी। हाँ, ये 3 कहानी संग्रह हैं और विक्रमादित्य कथा और जो मिटती नहीं थी, ये भी आपका। हाँ, जो मिटती नहीं है ये भी है, और 2-3 उपन्यास हैं। संस्कृत में भी 3-4 उपन्यास हैं, कहानी संग्रह भी है। ये सब कर रहे थे जब आप राधा वल्लभ जी, क्यों ऐसा है तमाम प्रोफेसर्स के साथ भी और तमाम कहानीकारों या फिर उपन्यासकारों के साथ भी, कि लेखक होने का एक जो ख्याति है वो तो उनके साथ है ही, लेकिन संपादक होना इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है? क्या वो संपादक होने की जो पावर महसूस करना होता है वो बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है, या क्या है कि आपने भी नाट्यम पत्रिका का संपादन संभाला? मैंने तो ऐसा चाहा नहीं कि मुझे संपादक के रूप में जाना जाए ज़्यादा, या मुझे विद्वान के रूप में ज़्यादा जाना जाए। अब ये संसार है, अब संसार में किस रूप में मुझे जाना जाता है इसका मैं क्या कर सकता हूँ। मैं शायद चाहता है कि मुझे कवि के रूप में जाना जाए, मुझे कहानीकार के रूप में भी जाना जाए, पर वो एक जो संसार है मुझे जानने वाले लोगों का, उसमें मेरी पहचान संस्कृत के प्राध्यापक के रूप में होती है, या एक ऐसे आदमी के रूप में होती है जो संस्कृत की परंपरा को बता देगा हमको, जो हमारे लिए सुबोध हो जाएगी। तो संस्कृत और अन्य परंपराओं के आधुनिकता के बीच में संवाद का काम हमारे लिए करेगा। तो मुझे ये लगता रहा कि मुझे उपभोक्तावादी दृष्टि से देखा जाता है कि इनका हम क्या, राधा वल्लभ जी का क्या उपयोग कर सकते हैं, हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो मैं कर देता हूँ उनके लिए। तो इस रूप में यदि वो जानते हैं तो अच्छा है, मुझे मान सम्मान देते हैं, उसमें मेरा नाम होता है, वो होता रहता है, उससे मुझे कोई दुख सुख नहीं होता। उससे मुझे कभी कुछ ऐसा लगा नहीं कि मेरी तारीफ़ की गई कि आपने ये किया है। मुझे जिन चीज़ों में सुख मिलता है वो मैं कर लेता हूँ। उसके लिए मुझे अगर जाना भी नहीं जाता तो कोई ख़ास मेरे लिए मतलब नहीं उसके लिए रहता, क्योंकि यदि मैं कविता लिखता हूँ संस्कृत में तो मैंने कभी बहुत ज़्यादा परवाह नहीं की कि इसको कौन पढ़ेगा सुनेगा। पढ़ते हैं हालांकि उसको, मैं YouTube पर भी अपनी कविता पढ़ देता हूँ तो उसको लोग सुनते हैं। कवि सम्मेलन, संस्कृत कवि सम्मेलनों में सुना देता हूँ तो लोग, या मेरे काव्य संग्रह हैं उनको भी पढ़ते हैं। तो अंततः पहुँचती तो वो है, लेकिन जब लिखते हैं तो हमारे मन में विचार ऐसा नहीं रहता कि हमको इसके लिए जाना जाएगा बाहर या नहीं जाना जाएगा। हमको जिसमें सुकून मिलता है और लगता है कि ये हमारे भीतर कुछ तड़प रही है, कुछ उपजेगी, कुछ बन जाएगा, कुछ होगा, इसमें हमारा अभिव्यक्ति का मामला बनेगा, तो उसमें हम लिख देते हैं। जैसे मैंने कविताएं हिंदी में कभी लिखी नहीं, अब इस बीच थोड़ी बहुत शायद मैंने लिखी हो, संस्कृत में अपने आप बनती थी मुझसे। क्या ऐसा भी मन में चाहा है कि जिस तरह से हिंदी में संस्कृत में लोगों ने जाना, जिस तरह से आपको विद्वान की तरह देखा गया, और हैं भी, उसमें कोई दो राय है भी नहीं, उस तरह से हिंदी में भी पहचाना जाए? अब मन में कहीं मेरे भीतर ये वासना, कामना तो रही ही होगी, पर मैं इसको बहुत मेरे लिए वांछनीय नहीं मानता। मुझे कोई बहुत हिंदी में भी जितना आपको बुलाया जाता है, हाँ, वो भी संस्कृत पर ही बोलने के लिए।
हाँ अधिकांशतः बुलाया जाता है। हाँ, ये मेरा सौभाग्य भी है हाँ। कि अन्य किसी संस्कृत के प्राध्यापक को ये सौभाग्य कम मिला है, यह तो मानना ही होगा। जबकि लिखा तो आपने हिंदी में भी खूब है। हिंदी मैंने ऐसे खूब मैंने भी लिखा आज जितनी बात की आपसे अधिकांशतः संस्कृत पर बात की, हिंदी पर हमने न के बराबर बात की। संस्कृत के बारे में मैं हिंदी में बात करने वाला एक व्यक्ति हूँ जिसकी की बात हिंदी जगत भी सुनता है, ऐसा आप कह सकते हैं। तब संस्कृत और हिंदी के बीच में एक पुल मैं बनाता हूँ, इस रूप में मुझे जाना जाता है। मैं इसको अपने लिए एक सौभाग्य मानता हूँ। लेकिन केवल यही मैंने किया हो ऐसा तो नहीं है। हाँ, मेरा यही और मैंने और भी काम किए हैं। यही है कि क्या इस बात का राधा वल्लभ त्रिपाठी जी को मलाल भी रहता है कि उनकी क्रिएटिव राइटिंग पर बात कम होती है और ओवरऑल पर्सपेक्टिव पर भाषा को लेकर और साहित्य को लेकर उनसे ज़्यादा विचार विमर्श होता है? शायद थोड़ा मलाल रहा होगा मेरे मन में। मैं अपने बारे में बहुत सुनिश्चित होकर के नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे भीतर क्या है हम बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। हम इसको नेगेट भी तो करते हैं ना कि हमें ऐसा कोई मलाल नहीं है। अब जब मान लीजिए मैं कहूँगा कि मुझे कहीं मलाल रह गया है, मैं तुरंत कहने लग जाऊँगा कि नहीं, मुझे ऐसा कोई मलाल नहीं है। मुझे क्या करना है, अगर कोई नहीं, मुझे कभी, जैसा मैंने अभी कह ही दिया, मेरे भीतर दोनों ही बातें चल सकती हैं। तो मैं इस बारे में बहुत, क्योंकि मैं अपने आप को प्रत्याख्यान में स्वयं का करता हूँ, कई बार मैं अपने आप को काटता हूँ अपने भीतर, तो इसलिए मैं एकदम यह भी नहीं कहूँगा कि मुझे तो बहुत बड़ा मलाल रह गया है और मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है। यह ऐसा भी मैं कह सकता हूँ कि अगर नहीं जाना गया है, और ऐसा भी नहीं है कि नहीं जाना गया हो, क्योंकि मुझे बड़े प्रीतिकर अनुभव हैं। जैसे एक मैं बताता हूँ आपको कि ये संत, तो इस समय मैं भूल रहा हूँ, मैंने कहीं लिखा भी है, बहुत पहले आकाशवाणी से सर्वभाषा कवि सम्मेलन शायद 26 जनवरी के एक दिन पहले होता था, अभी भी होता होगा। तो उनका 25-30 साल पहले भोपाल में उन्होंने रिकॉर्डिंग की, उसमें संस्कृत के कवि के रूप में हमको बुलाया गया और हमने अपनी संस्कृत कविता पढ़ी। उनकी पद्धति ये थी कि हिंदी अनुवाद वो करवाएंगे वहीं के अपने किसी परिचित व्यक्ति से। तो उन्होंने भारतेंदु मिश्र, एक सज्जन हैं, उनसे हिंदी में अनुवाद कराया। मैंने धरा शिशु नर्तनम ये कविता उसमें पढ़ी। वो शार्दुल विक्रीडित छंद में छंदोबद्ध कविता है। धरती एक बच्ची है जो नाच रही है और ब्रह्मांड में अनंत ग्रह नक्षत्र तारे हैं, उनके भीतर जरा सी एक बच्ची ये नाच रही है और उसमें कोई बूढ़ा नक्षत्र उसको देखता है और उसकी नज़र हजारों प्रकाश वर्ष जब बीत जाते हैं तब उस धरती पर पड़ती है और क्या होता है, ऐसा कुछ उसमें कहा गया है। उसका उन्होंने हिंदी में अनुवाद जो पढ़ा गा कर के, बहुत सुंदर अनुवाद था। वो लक्ष्मीकांत मिश्र या कोई थे डायरेक्टर उस समय, तो उन्होंने कहा कि राधा वल्लभ जी, ऐसी कविता तो हमने पहली बार संस्कृत में सुनी, हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि ऐसा संस्कृत में लिखा गया है। उसमें विष्णु खरे हिंदी की कविता उनकी पढ़ी गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छे कवि उसमें थे। तो भारतेंदु मिश्र को सराहा गया और हमारे एक मित्र हैं विजय बहादुर सिंह, वो मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी बढ़िया कविता मुझे लगी है। वो भारतेंदु से कहा कि भैया मुझे दे दो, मैं रखूँगा इसको। तो उन्हीं की हस्तलिपि में उन्होंने नकल करवा के पूरी लंबे फुलस्केप पेज पर वो कविता ली, उसको वो रखे रहे। और एक बार जब वो उनको मिल नहीं रही थी तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, वो कविता हमसे गुम गई, हम उसको फिर से देखना चाहते थे, तो मंगवाओ उसको। तो मेरे पास भी उसकी प्रति थी, तो मैंने उनको फिर दी, तो उन्होंने उसको फिर फाइल में रखा। अब विजय बहादुर सिंह की मैं कद्र करता हूँ, ये अच्छे आलोचक हैं हमारे बीच कविता के भी। प्रसाद पर उन्होंने जैसा काम किया है, बढ़िया काम किया है, तो वो हमारे अच्छे मित्र हैं। अब वो यदि मानते हैं और कहते हैं, और वे कहते भी हैं कि राधा वल्लभ जी को नहीं माना गया है एक कवि के रूप में, हिंदी के रचनाकार के रूप में, तो गलती है हम लोगों की। तो मुझे इससे बड़ा सुकून मिलता है कि ऐसा नहीं है कि न जानते हों जो जानकार लोग हैं। तो जो भवभूति ने कहा कि हमारे समान धर्मा होंगे, हमको पहचानेंगे, तो ऐसा तो होता नहीं है साहित्य की दुनिया में। अगर आपने अच्छा लिखा है या तो हमने अच्छा नहीं लिखा है, हम ये भी नहीं कह सकते कि हमने सचमुच में बहुत बढ़िया लिखा ही है, हम अपने जज कैसे हो सकते हैं राधा वल्लभ जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है, आप कुछ ऐसे वाक्य बोल देते हैं या फिर कुछ ऐसी नई स्थापनाएं दे देते हैं जिन पर कभी कभी विवाद हो जाता है। संस्कृत के आचार्य तो खासकर नाराज़ रहते ही हैं। हाँ जी। जैसे पिछले दिनों आप एक सेमिनार में गए कानपुर में, और वहाँ जाके आपने कहा कि राम की सबसे बड़ी देन भारतीय संस्कृति को उनका एक पत्नी व्रत होना है। हाँ, अब इसमें कोई क्यों विवाद करेगा मुझे, मैं तो उसको
कह रहा हूँ कि यह क्यों मानना आवश्यक है हमारे लिए कि उनकी ये भारतीय संस्कृति को। मैं टोक रहा हूँ बीच में, जबकि वाल्मीकि के राम सीता से ये कहते हैं युद्ध के बाद कि ये युद्ध मैंने तुम्हारे लिए नहीं अपनी मर्यादा के लिए लड़ा था। अब ये तो फिर विरोधाभास हुआ ना। ये दोनों ही बातों पर मैंने लिखा है। रामायण एक पुनर्यात्रा जो मेरी किताब है, मैंने उस पर भी विचार किया है कि वाल्मीकि के राम वहाँ सीता से कैसे यूँ क्यों बोलने लगते हैं। और मैंने उसमें ये लिखा है कि कुल मिलाकर के वो राम नहीं बोल रहे हैं, वो जो हजार हजार वानर खड़े हुए देख रहे हैं और राक्षस विभीषण के साथ कि वो सब देख रहे हैं और सीता चली आ रही हैं उनकी भीड़ के बीच से, तो वो पूरा समाज उनके मुंह से बोल रहा है। वो सब राम को देख रहे हैं कि अब ये क्या कहेंगे, तो राम राम नहीं रह जाते हैं। और सीता, मैंने ये लिखा है कि सीता इस बात को जानती है कि ये वो राम नहीं बोल रहे हैं जिन्होंने मुझे चाहा है, ये लोग बोल रहे हैं उनके भीतर से। उनका जो उनके भीतर का जो कुछ है वो राम के मुंह से आ रहा है। तो इसलिए वो सीता नाराज़ नहीं होती हैं उस समय, वो समझाने लगती हैं राम को कि ऐसा कैसे आप कह रहे हैं ऐसा। तो जो भवभूति हैं वो इस बात को समझते हैं, तो सीता के मुंह से वो आगे कहीं कहलवाते हैं कि मैं इनके मन को समझती हूँ, मेरे मन को ये समझते हैं। दूसरे लोगों को क्या हक है कि हमारे ऊपर और इनके ऊपर सवाल करें ये। तो इसलिए वो राम और सीता के बीच की बात है और सीता ने उसको समझ लिया। इस रूप में मैं उस प्रसंग को लेता हूँ, उसकी व्याख्या में करता हूँ। और एक पत्नी व्रत उनकी बहुत बड़ी देन है, वो सबसे बड़ी देन है भारतीय परंपरा के लिए। ऐसा मैं इसलिए मानता हूँ कि मेरी राय में उसने भारतीय समाज को, जिसको हम हिंदू समाज कहते हैं, उसको काफ़ी कुछ बचा करके रखा है। तो मेरा केवल सवाल यही है कि किसी धर्मशास्त्री ने क्या कहीं कहा कि पुरुष एक ही विवाह करे, ऐसा किसी ने नहीं कहा। वो कह भी नहीं सकते थे क्योंकि उस समय तो बहुविवाह इतना प्रचलित था और कई बार बाध्यता हो जाती थी। राजाओं के लिए पॉलिटिकल मैरिजेस भी होती थी, अन्य कारणों से उनके यहाँ महिलाएं आती थीं, विवाह करना पड़ते थे। तो ये संस्तुति, ये विधान कोई बना ही नहीं सकता था कि पुरुष एक ही विवाह करे। फिर भी हमारे यहाँ अमूमन हमारे परिवारों में कई शताब्दियों से प्रायः मध्यम वर्गीय परिवार में एक ही विवाह आदमी करता रहा है। तो केवल आर्थिक बाध्यता उसका कारण नहीं है, उसका कारण राम का आदर्श है। लेकिन वो जो उन्हीं राम की एक छवि या एक पोर्ट्रे उनका ये भी किया गया कि गर्भवती स्त्री को त्याग देना। आप एक पत्नी व्रत होकर भी आप क्या करेंगे, उस छवि का आप क्या करेंगे जब आप उसी एक पत्नी व्रत रहते हुए आप गर्भवती पत्नी को त्याग देते हैं। हाँ, अभी ये जटिल प्रसंग है, क्या हुआ था, कैसे उन्होंने त्यागा, ये वाल्मीकि में खुलासा तो नहीं ही किया है। अब उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि इनको ले जा करके छोड़ देना है, और दरअसल में क्या क्या कहा था अब उसकी कई तरह से व्याख्याएं की जाती हैं। एक व्याख्या जो मैं करता हूं कि लक्ष्मण को वाल्मीकि के आश्रम की सरहद पर छोड़ करके गए थे, उसके बाद वाल्मीकि उनको लेने आ गए, उनको ले गए। राम ने उचित समझा कि इस समय वाल्मीकि के पास जाकर के रहें, जो कि उनके पितृतुल्य हैं, और वहाँ ये बच्चे इनके हों। ये उनको उनकी सुरक्षा के लिए जैसा जो कुछ था अयोध्या में उस समय माहौल, उसको देखते हुए राम को लगा हो, इसलिए उन्होंने कहा हो। मैं उसकी व्याख्या इस तरह से कर सकता हूँ। तो सीता ने कभी शिकायत नहीं की कि राम ने मुझे ऐसा क्यों, क्या अधिकार था, ऐसा उन्होंने वाल्मीकि में कहा नहीं। फिर तो ये सीता और राम के बीच की बात थी, वो क्या बात हुई थी। मैं चूंकि वाल्मीकि रामायण को सीता और राम के प्रेम की कथा के रूप में पढ़ता हूँ, जो कि लेकिन आपने केंद्र में राम को रख दिया, सीता भी केंद्र में रखी जा सकती थी। आप ये कह सकते हैं कि सीता की दृष्टि से मैंने नहीं देखा, क्योंकि अंततः मैं पुरुष हूँ और मैं एक स्त्री की दृष्टि से उस पूरी रामायण को नहीं देख सकता हूँ। मैं अपनी सीमाओं को तोड़ने का प्रयास कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि रामायण एक पुरुष और स्त्री के अनन्य प्रेम की कथा है, उनकी गृहस्थी की कथा अगर है तो उसमें एक पत्नी व्रत का राम इस सीमा तक पालन करते हैं। मैंने उसमें फिर यह भी तो कहा है ना कि जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, तो अश्वमेध यज्ञ में तो उसके श्रौत सूत्र जो उसके वैदिक ग्रंथ हैं उसमें प्रेस्क्राइब्ड है कि पत्नी होना चाहिए, 4 पत्नियां होंगी, वो क्या क्या रिचुअल उनको करने पड़ेंगे। राम ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं होगा। किस तरह से वो बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि प्रतिमा सीता की रहेगी, अगर होना है तो नहीं होगा।
इस सीमा तक को जा सकते हैं, तो सारे धर्मशास्त्र के सामने राम चुनौती बनकर खड़े हो जाते हैं। मैं तो यही कहूँगा ना कि सारे पुरोहित, सारे कर्मकांडी एक तरफ हैं और कह रहे हैं कि आपको विवाह करना पड़ेगा, या तो सीता को लाइए, आपकी पत्नी है, वो नहीं आ सकती हैं तो विवाह कर लीजिए। राम ने कहा कि नहीं करना, मुझे सीता के अतिरिक्त मेरे मन में कोई स्त्री नहीं आई, मैं नहीं करूँगा। आपको अगर करवाना हो तो समझौता कर लीजिए, आपको अगर ये रिवाज का पालन करना ही है कि अश्वमेध मेरे लिए ज़रूरी है तो समझौता। यही तो हुआ होगा, जितना मैं कुछ उसकी कल्पना करता हूँ। ये तो प्रसिद्ध है कि फिर सीता की प्रतिमा रखी गई और उसके साथ राम ने अश्वमेध यज्ञ कर लिया। तो जो आदमी इस सीमा तक खड़ा हो सकता है पूरी हजार साल की परंपराओं के आगे कि हमको नहीं करना, अश्वमेध यज्ञ तो सबसे बड़ा अनुष्ठान है, उस बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न है राजा के लिए। उसमें इतनी सी छोटी सी बात के लिए कि आपको क्या करना है, किसी स्त्री के साथ 7 फेरे यहाँ ले लीजिए ताकि विचार वो विधान पूरा हो जाए, उनका ये उसके लिए भी मुझे नहीं करना इसके लिए। तो ये राम इस सीमा तक जाकर के अगर कह सकते हैं तब वो एक पत्नीव्रत का आदर्श रखते हैं। इसलिए हमारे समाज के मध्यम वर्गीय परिवार पर कम से कम राम का जो असर आया वो एक पत्नीव्रत के रूप में जो आया, उसने समाज को बचा करके रखा है। क्योंकि कैसी दुर्दशा हो जाती, मान लीजिए मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी है, वो हर पुरुष के भीतर कुछ तो होती है इच्छा, तो इतनी छूट अगर मिल रही है तो वो कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि रामायण का ऐसा असर रहा है हमारे संस्कारों पर, तो उसके कारण नहीं किया हिंदू समाज के पुरुषों ने, मध्यम वर्गीय परिवार के पुरुषों ने, हमारे पुरखों ने। तो ये समाज को एक तरह से इस चीज़ ने बचा कर के रखा, क्योंकि जो बहुविवाह की जो बुराइयां हैं उन्होंने बहुत तबाही भी की है। बहुत अच्छी बातचीत आपसे मेरी अब तक हुई है, और बस मैं ये जानना चाहता हूँ अंत में कि इतना आपने काम किया राधा वल्लभ जी, तमाम सम्मान आपको मिले हुए हैं, साहित्य अकादमी सम्मान भी आपको मिला हुआ है, हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेज़ी में अनुदित काम आपका बहुत है, आप YouTube चैनल पर भी लगातार सक्रिय हैं और उस पर लेक्चर्स अपने डालते रहते हैं ताकि लोगों को उससे लाभ मिले। ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि लगता है कि ये मुझे करनी थी और मैं कर नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं करूँगा ज़रूर? अब एक चीज़ मैं नहीं बता सकता हूँ कि अब ये मेरे साथ में थोड़ी सी दिक्कत भी है, और ये कमज़ोरी भी आप कह सकते हैं या मेरी शक्ति भी कह सकते हैं। मैंने कहीं कहा भी है कि मेरा बहुत चंचल दिमाग रहा और कई तरह की चीज़ें मेरे मन में आती रहती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे काम हो सकते हैं जो मेरे मन में हैं, और कब कौन सा मैं कर डालूं, उसको अच्छी तरह से कर सकूं या ना कर सकूं। जैसे अथर्ववेद का काव्य एक किताब है मेरी, जिसमें मैंने अथर्ववेद के 35 सूक्तों का मुक्त छंद में अनुवाद किया है। अथर्ववेद कितनी अलग तरह की चीज़ें उसमें हैं। उसमें एक अद्भुत श्रृंगार की कविता है जिसमें वो कहता है कि ये मैं बाण तेरे ऊपर छोड़ता हूँ, इससे तू बिलबिला करके घर छोड़ करके भागती मेरे पास चली आएगी और सब छोड़ करके मेरे पास तू आ जाएगी। इस तरह से ये सब कुछ वो कहता है, और वो एक टोटका भी उसके भीतर है कि वो कुछ टोटका कर रहा है जिससे बाण जाएगा। उसमें कविता भी है ये सब। तो इस तरह की उसमें कविताएं हैं, श्रृंगार की कविताएं हैं और अन्य विषयों की कविताएं हैं। तो पूरे अथर्ववेद का मैं अनुवाद करना चाहता था, जब कभी करूं। ऐसे वैदिक साहित्य के अन्य कुछ ग्रंथों का मैं करना चाहता था अनुवाद। कालिदास के मैंने अनुवाद किए हैं और उन सब को मैं चाहता हूं कि ठीक से एक जगह आ जाएं, पूरा कालिदास समग्र करके आ जाए, मेरा पूरे भवभूति के अनुवाद एक साथ आ जाएं। मेरे संस्कृत के करीब 25-30 नाटकों के हिंदी अनुवाद हैं, अब वो प्राप्य नहीं है। उनमें से कुछ खेले गए, जैसे आपने नाट्यम पत्रिका की बात की, तो उसमें हमने संस्कृत नाटकों के जो बहुत दुर्लभ नाटक थे जिनके बारे में जानकारियाँ नहीं थी, उनके हमने अनुवाद उसमें छापे और वो रंगमंच के लिए बहुत उपयोगी पाए गए, खेले गए। तो वो भी सब आ जाएं, और इस तरह की और भी कई नाटक हैं जो सामने आ सकें। तो अनुवाद के क्षेत्र में मेरे कुछ स्वप्न हैं। बाकी संस्कृत में मैं एक बड़ा महाकाव्य लिख रहा हूँ। एक महाकाव्य मेरा पहले आया है संस्कृत में, अभी तक मैं महाकाव्य नहीं लिखता था, लेकिन जो मैंने लिखा वो बहुत अलग तरह का महाकाव्य है संस्कृत का। वो शिलप्पदिकारम की जो कहानी है उस पर वो है, और एक मैं थोड़ा बहुत अलग तरह का महाकाव्य पूरा कर रहा हूँ, तो उसको मैं पूरा कर सकूँ ये हो सकता है। इस तरह के कई स्वप्न हैं, इच्छाएं हैं, ये कह सकते हैं। बाकी कब क्या हो जाएगा और कब कौन सी चीज़
और भी बड़ी हो सके मुझसे, ये मैं एकदम कुछ कह नहीं सकता हूँ। नहीं, आप ऐसे ही बड़ा काम करते रहें, सृजनरत रहें, स्वस्थ रहें और लगातार रचते रहें। और जिस परंपरा के आप वाहक हैं, जो ध्वजा आपने पकड़ी हुई है, हम मतलब आपको ऐसे ही सुनते रहें और आपको ऐसे ही पढ़ते रहें। हाँ, मेरा भी मन है कि मैं आपसे मिलता रहूं फिर और कभी, मुझे अच्छा लगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने संगत में शिरकत की बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। मैंने भाग भाग के इतनी फिल्में देखी हैं कि लड़के क्या देखते होंगे। पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, चोरी चोरी पढ़ते थे। तो मुझे याद है कि हम लोग फ्रॉक पहनते थे तो अंदर खोज के जाके टॉयलेट में घंटों बैठे रहते थे। समाजवाद क्या है, एक संक्रमण काल है, ठीक है। समाज वहीं रुक नहीं जाएगा, वहीं इतिहास का अंत नहीं हो जाएगा, उससे आगे जाएगा। देखिए, क्रांति कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई रेशम की कसीदाकारी नहीं है। एक राज्य सत्ता को गिराकर दूसरी राज्य सत्ता आती है। उन मजदूर औरतों की इंदिराजी हिंदी कविता में क्यों नहीं है जो गारमेंट फैक्ट्री में सुबह से शाम तक खट रही हैं, जिन्हें पेशाब करने जाने तक का टाइम नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे स्त्री लेखिकाओं को कोई रिजर्वेशन कोटा मिल गया है कि तुम स्त्री हो तो केवल स्त्री के बारे में लिखो। मैंने साहित्य से कभी कुछ चाहा ही नहीं।